ना है, हम तो उपलब्ध नहीं हैं, हमारे जैसे लोग भी मुझे नहीं लगता कि उपलब्ध है, बट और ऐसे भी हमारा स्टैंडर्ड उतना लो नहीं है। बिहार में है एक स्विमिंग पूल, अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ आ जाओ, वहाँ आओ कभी हवेली पे। और ऐसे सपने देखने के बाद में उनको अगले दिन कच्चा सिनोला साबुन से धोना पड़ता है, रगड़ रगड़ कर। सड़क भारत में क्यों नहीं है? विनोद कापरी को और कहता मैं हुए थे पूरे। अरे क्या ग्रेविटी है। वो तो मुंह में लिए हुए था, मतलब चौक उसकी चौक ले गई, चौक को रेवोल्यूशन कह रहे हैं, रेवोल्यूशन नाम से डिफाइन कर रखा है। तो अब रेवोल्यूशन यही सब है ना, फ्री द निप्पल, बड़ा हवा में घुमाओ, यही सब क्रांति यही है। अब वो मतलब ऐसी चीजें है ना कि वक्त वाला आएगा बोलेगा ये तो मेरा है, ये भी मेरा है, हाँ, ये भी मेरा है, ये और आप तो भाई मेरे बात सुनो, अगर सरकार चाहती, जिस तरीके से सरकार को बदनाम किया और इन्होंने कहा था न्यू ईयर निचोड़ देंगे मोदी को, तो हम है ना, अगर मोदी चाहता तो भाई साहब इन पे कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे बाहर कर सकते थे। तो नमस्कार दोस्तों, भटके हुए युवा का अगला एपिसोड कौन सा 23वां है आई थिंक। तो 23वां एपिसोड आ गया है और आज हम 4 मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रथम है बांग्लादेश, दूसरा रहेगा हमारा जो भी वक्फ बोर्ड में के लिए जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, तीसरा फिर विनेश और उसके अराउंड जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और चौथा मैं भूल गया हूँ, बता दूंगा किसके बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस भारत की, परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स कैसा रहा भारत के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई प्रथम प्रश्न यही है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो क्या लगता है, सुनियोजित तरीके से हुआ या ये एक छात्र प्रोटेस्ट था, और वो छात्र प्रोटेस्ट 1.5-2 महीने में इतना बढ़ गया कि उस छात्र प्रोटेस्ट ने इस पूरी सरकार को हिला के प्रधानमंत्री को भगा ही दिया। अजीत भाई, छात्रों का प्रोटेस्ट है, और यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश को देख करके प्रसन्न हो गए होंगे कि यार जेएनयू वाला थोड़ा और हम लोग खींच लेते ना यार, तो रवीश जी आज जो है प्रधानमंत्री पद, एक धक्का और दो। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि रवीश जी ही हैं, जैसे उधर के डॉक्टर यूनुस हैं, मैक्से से मिला हुआ है, रवीश जी को भी हो सकता है 1-2 साल में जुबैर के साथ नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाएगा। तो उन दोनों को मिला करके जुबैर को अंतरिम सलाहकार बना दिया जाएगा, और रवीश तो पूरा देख पा रहा होगा, मैं देख पा रहा हूँ अंधेरे में लाइट बंद करके युवाओं का एक हुजूम नितिन गडकरी की बनाई सड़कों पे जा रहा है, लाखों की संख्या है, बच्चे ब्रा लहरा रहे हैं अपन बगल वाली लड़कियों के खोल के, हाईवे पर बैलगाड़ियां चल रही है यार, तो आखिरकार उसकी बहुत आखिरकार और उनसे टैग जो है मतलब बैलों के माथे पे फास्टैग चिपका हुआ है। नहीं, वहां टिकैत आ जाएगा और वो तो खड़वा देगा सारे साइड। नहीं, सुनो तो पहले, बैलों के माथे पे फास्टैग चिपका हुआ है, जिसको मोदी की सरकारी मशीनरी जब स्कैन करती है तो उसमें लिखा आता है FU मोदी और उसके बाद बैलगाड़ी बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये चरम सुख बहुत लोग को आ रहा था कि किसी को रेनबोज जो है भीतर में फायर हो रहे हैं उनके, कोई कह रही है कि यार उधर लोक कल्याण मार्ग में भी एक स्विमिंग पूल है क्या, पता नहीं किसके साथ नहाना है, हम तो उपलब्ध नहीं हैं, हमारे जैसे लोग भी मुझे नहीं लगता कि उपलब्ध है, बट और ऐसे भी हमारा स्टैंडर्ड उतना लो नहीं है। बिहार में है एक स्विमिंग पूल, अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ आ जाओ, वहाँ आओ कभी हवेली पे। तो और ऐसे सपने देखने के बाद में उनको अगले दिन कच्चा सिनोला साबुन से धोना पड़ता है, रगड़ रगड़ कर। आरंभ होते ही अश्लीलता का भी आरंभ जो है। नहीं, मैंने सिनोला साबुन में क्या अश्लीलता है भाई? कोई अश्लीलता नहीं, कोई अश्लीलता नहीं, ये पारिवारिक पॉडकास्ट है हम भाई। बचपन से ही बावड़े नहीं, क्रांति बाती है, इससे ही है भाई। बिल्कुल पुरुषों स्त्रियों सबकी क्रांति, एक तो क्रांति बहा भी रहा था ऊपर से चल करके बढ़िया सिर पे ही। मतलब वो तो, और नीचे के लोग उसमें छींटे ले लेकर मजे ले रहे थे। आबे बंगाल है भैया, वो सीधा जा रहा है। अरे ये सफेद पानी की झील कैसे हो गई बे? पीले पानी की। विस्कोसिटी कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई है। तो इसमें मूलतः क्या है कि वेस्ट को अगर ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन दिखाते जो एक्चुअल में ये है तो वो पसंद नहीं आता, तो इन्होंने स्टूडेंट अगेंस्ट
क्या तो हाँ, कुछ तो था। SAD करके उसका बनना था, मतलब सालों ने बढ़िया से बनाया भी नहीं, SAD करके है, डिस्क्रिमिनेशन या हाँ, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे करके बनाया। और उसमें क्या हुआ कि ये जो मांग रहे थे वो एक्चुअल में शेख हसीना ने 2018 में ऑलरेडी मान ली थी। उसी को मानते हुए कोर्ट में केस जो फाइल हुआ था उसमें सरकार ने बोल दिया था कि हाँ हटाया जाना चाहिए आरक्षण। हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया कि नहीं ये नहीं हटेगा, ये चलने देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जब ये आंदोलन पहले दिन या दूसरे दिन में था, उसी दिन शेख हसीना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करें और उसमें फेवरेबल डिसीजन आएगा। 30% से वो 7% कर दिया टोटल। हाँ, 2% डिसेबिलिटी और ये सब माइनॉरिटी कोटा है और 5% का है। तो वो जब मान लिया गया उसके बाद तो बनता नहीं था इनका कि भैया जाओ अपने अपने कॉलेज वॉलेज जाओ। लेकिन वही है, आपार ब्रा चुराने की जो और ब्रा सिल्क का ब्लाउज, तो उसमें अलग एक मजा है ना। चक्कर ये हुआ ना कि आपने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद जो 7% पे आ गए तो ये रुक भी गए थे कि अब क्या करें भाई। हाँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, तो अब कैसे करें। फिर इन्होंने 2-4 दिन सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुमने हमारा इंटरनेट नहीं चला रखा है, हमारा इंटरनेट बंद कर रखा है, हमारे 2-4 लोग जो है वो पिटे विटे हैं, तो 2-4 लोगों को तुमने अरेस्ट भी कर रखा है, इसलिए तुम डिक्टेटर हो और इसलिए अब तुम्हें गद्दी से उतर जाना चाहिए, हम और लोगों को मारेंगे। भाई कलरफुल चौक वॉक लेके जो आए थे वो अब फंड इशू हो गया, तो लिखना है ना दीवार पे, वो फासिस्ट मोदी, फासिस्ट हिटलर हसीना, ये सब लिखना है। अब वो ऐसे डिब्बा लेके थोड़े जाएंगे यार, तो वो पूरी सड़क रंग दी और अजीत अंजुम स्खलित हो रहा। ऐसी क्रांतिकारी सड़क भारत में क्यों नहीं हो रही। विनोद काबरी को और कैसा आए हुए थे। अरे क्या ग्रेविटी है, वो तो मुंह में लिए हुए था, मतलब चौक उसकी चौक ले गई। इसको रेवोल्यूशन कह रहे हैं, रेवोल्यूशन नाम से डिफाइन कर रखा है। नहीं तो अब रेवोल्यूशन यही सब है ना, फ्री द निप्पल, हवा में घुमाओ, यही सब क्रांति यही है। अब फेमिनिज्म की क्रांति तो अब यही रह गई है। फेमिनिज्म पहले जो हुआ था, मेरे ख्याल से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म बढ़िया थी 70s में जो हुआ था, बढ़िया था अमेरिका में। लेकिन यार अभी जो हो रहा है वो तो अभी कुछ एक्सट्रीम पे जा रहा है। अभी क्या हो गया ना, हमें बगल के बाल रखने दो, मर्द भी तो रखते हैं। अबे रख लो उसमें, साले तुम फीते लगा लो लाल रंग का, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुंह मतलब सुअर जैसा, सबसे कुरूप, मतलब कि किसी ने लिखा था एक पेंटिंग या कुछ गोला फोला करके कुछ है, तो उसके बारे में कोट करके किसी ने लिखा था कि यार लिबरल साले सब इतने अगली क्यों होते। मैंने बोला अगली नहीं, उसके लिए शब्द अंग्रेजी हिडियस होता है, एक्सट्रीमली अगली, और एक होता है फिल्दी। तो वो है कि साला इस तरह के लोग हैं। तुम बाह में कुछ भी लगा, जा कौन रहा है तुम्हारे पास, अंत में आपस ही में करना है, तुम्हें मेल मिलाप कैंची खेलनी है। थी ना वो राहुल गांधी की फैन थी ना, वो जिसके लंबे से दांत है ना, नाम तो नहीं मुझे पता, नहीं हम लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग, नाम नहीं लेना है, वैसे भी नहीं लेना है। समझ रहे क्योंकि उनके आशिक FIR करा देंगे। तो ये चीज क्या, ठीक है, एक्सट्रीम पे जा रहा है सारी चीजें। कभी के टाइम में ये फेमिनिज्म हो गया, क्रांति, हमने बाबा टिकैत के टाइम के आंदोलन देखे हैं। बाबा टिकैत के यानी कि महेंद्र याद है। अच्छा, उनका कई बार लाठीचार्ज जाता था तो सब लोग उनको घेर लेते थे, फिटनेस से इन सब चीजों से बचाते थे। अभी ये देख लो ना, उसमें ये कच्चा निकाल ले, साला ऐसे कैसे उच्छृंखलता हो गई है। अब तो देखो ना, आप उच्छृंखलता ही होगी है। किसान आंदोलन के नाम पे आप देख लो, स्टूडेंट के नाम से आप देख लो, यूनिवर्सिटीज में आप देख लो, बच्चे किस तरीके से उत्पात मचाते हैं। तो हर चीज का क्या हो गया ना, वो वही है, बस फिर वो रील करण हो गया सब चीजों का। रील बढ़िया बननी चाहिए, वो फोटो अच्छा आना चाहिए, बस हम लगना चाहिए रेवोल्यूशन। वो ऐसे करके वो बना रही है, कोई रिवॉल्यूशन आ रहा है ऐसे करके। उधर भी लावण्या जो है ना, वो इंटरनेशनल फेनोमेनन है, यूनिवर्सल है। बंगाल से तो शुरू हुआ था ये हिसाब से देखा जाए तो। बंगाल में तो इस तरीके का फेनोमेनन भारत में भी बहुत ज्यादा था और उसके बाद दिल्ली में आया है। जादवपुर से हाँ उधर गया JNU, वहां से फिर ढाका भी चला गया।
बोलो ब्रो, ब्रो आज खाली मजे ले रहे हैं। मैं अभी आज तथ्य तुझेंगे अभी थोड़ी देर में। मजे के मूड में। सीरीज में चलते हैं। हाँ तो 1971 से 47 से कहाँ जाना चाहेंगे आप? 16वीं शताब्दी में चलता है। ये तो उससे तो भाई मतलब मुद्दा ये है कि मुद्दा यहाँ है। अच्छा चलिए पहले आपने नहीं बोला ही कहा अभी तो मैंने ये थोड़ा सा- आपके हिस्से का छीना है इन्होंने अभी। तो मैंने आपके हिस्से में से बोल दिया थोड़ा सा। तो अंकुर भाई अब आप ये बताओ कि मतलब ये तो प्रोटेस्ट और स्टूडेंट और सब कुछ हो गया, इसमें हिंदू की कहाँ गलती है? हिंदू ने क्या किया? उसको क्यों मारा पीटा या हिंदू हिंदू है, यही उसकी गलती है। संहार किया, प्रॉपर शब्द हाँ, संहार संहार किया। है। थोड़े 27 जिलों में हिंसाएं हुई हैं और ये तो अभी की बात नहीं है। आप ये देखो कि 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया था जिन्ना के द्वारा, और जिन्ना बैठा था इधर दिल्ली और सॉरी मुंबई में था उस टाइम पे, और उसकी तैयारियां हुई थी बंगाल में और लोगों को मारा वहाँ गया था। और हिंदुओं का ये अभी का नहीं है कि भाई अभी की गलती है। बंगाल के में तो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ भी दो, पाकिस्तान तो चलो दुश्मन देश हो गया, लेकिन इनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध मैत्री थे। थे? जिस इस्कॉन मंदिर ने इनको इफ्तारी पार्टियां दी, उनके पुजारी मारे, वो मंदिर तोड़े। अभी भी आप देखोगे इस्कॉन का मंदिर सबसे पहले तोड़ा है। हाँ। जबकि इस्कॉन के टेम्पल्स इन लोगों के लिए वहाँ भंडारे लगाते थे। हाँ 27 जिलों में हिंसाएं हो रही हैं और रोजाना ऐसी हृदय विदारक वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बहन बेटियां अंदर से गुहार लगा रही है कि हमें कोई बचा ले। और ये आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में देख लो ना आप, पश्चिम बंगाल से ऐसे ही वीडियोस आते हैं। अभी देखा ना आपने कि पोस्ट इलेक्शन प्री इलेक्शन आप इस तरीके की हिंसाएं देखोगे, अभी की भी हैं। ये बंगाल की हिंसा से पहले कुछ वीडियोस आए थे पश्चिम बंगाल के, जहां जिन महिलाओं ने गवाही दी थी संदेश खाली के लिए, फिर इलेक्शन हो गया मोदी वाला, मोदी के इलेक्शन के बाद फिर से हिंसाएं हुई। तो हिंदू तो एक्चुअली अजीत भाई ने कहा कि हिंदू है इतना ही उसकी गलती है, हिंदू होना ही उसके लिए सबसे बड़ी गलती है। अब इससे पहले अगर हम 1947 और उसके बाद में 71 में जाएंगे, 71 के दौरान में भी हिंदुओं की इसी प्रकार से नरसंहार हुए। और इवन गांधी के टाइम की बात तो ये थी, उस पर हम पिछली बार भी एक बार चर्चा की थी ना, कि नोआखाली में जब हिंदू मारे जा रहे थे तो गांधी ही उनको छोड़ के चला आया था। अगर उस टाइम पे गोपाल पाठा जैसे वीर सेनानी ना होते, जिन्होंने तलवार ना उठाई होती, तो हमारे हिंदू तब भी ना बचते। एक चीज इसमें आप देखोगे कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के जो लोग हैं उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे वाला व्यक्ति कह रहा है कि इस तरीके से हम संघियों को दौड़ा के मारेंगे, और वो नाम के बीच में राम लगाता है जानबूझ ताकि के। सेक्युलर लिखे, जानबूझ के है, जबकि वो मुसलमान है मुसलमान। और आम आदमी पार्टी का समर्थक है। केजरीवाल के साथ फोटो नहीं, उसके बहुत सारे मंत्रियों के साथ में उसके फोटो हैं। नहीं नहीं, वो राम तो मुझे लग रहा है अंग्रेजी का रैम होगा, भेड़ा। हाँ हो सकता बाप है, हो सकता होगा ना, हाँ हो सकता है, बाप ने कुछ किया होगा भेड़ वेड़ के साथ, तो बकरी के साथ करते वो हैं। निकल आया। वही मिडिल नेम बाप का ही होता है, तो वही वो रैम है, वो राम नहीं है। तो यहाँ इसका इम्पैक्ट ये देखो आप कि वहाँ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन टारगेट यहाँ भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का देख लो, अफगानिस्तान में आप देखो ना, वहाँ से किस तरीके से हिंदू विहीन कर दिया पूरा क्षेत्र। इसमें एक चीज़ जो आज यहाँ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जय भीम वाला। बंगाल के अंदर मैक्सिमम लोग कौन है? मैक्सिमम लोग दलित हैं। और जब सब लोग चले आए यहाँ, उसके बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल को कन्विंस किया गया था कि भाई हम तुम्हें यहाँ का भीमराव अम्बेडकर बनाएंगे, कानून मंत्री बनाएंगे, शिक्षा मंत्री बनाएंगे। हाँ शिक्षा मंत्री बनाएंगे। और उसने अपने लोगों को कह के वहाँ लोगों को रुकवाया अपने, और 1 साल के अंदर अंदर भारत भाग आया क्योंकि उसके जान के लाले पड़ चुके थे। तब उस व्यक्ति ने भी ये बात स्वीकार करी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं अपने लोगों को वहाँ छोड़ आया। और गर्वित भाई, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जब उन लोगों को, उन हिंदुओं को, उन दलित हिंदुओं को भारत में बसाए जाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, तो यहाँ के दलित मुसलमानों के साथ मिलके उन कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्कुल। ये ब्रेन वॉशिंग का लेवल है कि हमारे युवा खास तौर पर इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि वो अपनी मृत्यु को खुद पोषित कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। और ये लोग जो बंगाल में उत्पात मचाए या पाकिस्तान में, ये कभी किसी के सगे हुए नहीं हैं। और अब आप देखोगे ना, जितने लोग अभी जश्न मना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है कि ये भारत में भी आए, तो आप पहले ये देख लो कि वहाँ आरक्षण ख़त्म हुआ है, किस चीज़ के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके दायरे में यहाँ कौन लोग आते हैं, वो लोग किस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
यहाँ कौन लोग हैं जो उन्हीं कानूनों को या उन्हीं चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप देखो ना, स्टूडेंट्स फिर किसको मारेंगे? तो बड़ी समस्या यही है। मुजीबुर रहमान का यहाँ पर हमें थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने बंगाल का निर्माण कराया, 4 साल के बाद उसके परिवार को पैरों से रोंद रोंद के इन्हीं लोगों ने मारा था। मुजीबुर रहमान के 10 साल का एक लड़का था उसका, मुजीबुर रहमान का, उसको उसके ऊपर मतलब बताते हैं कि कुचल कुचल के उसको मारा गया था। तो भाई पीली हो चुकी है। हाँ, नहीं मतलब जितना पीला हो तो भाई काट देना। नहीं काटना नहीं है, काटना नहीं, वो देख लेकिन लेंगे। ये सच्चाइयां लोगों को पता होनी चाहिए। सही बात है। कि भाई जिसने उसका निर्माण किया उसकी क्या दुर्गति की थी। सही बात है। हमें पहले ही अवेयर होने की आवश्यकता है। मैं एक कहावत होती है हमारे यहाँ पे, मुझे नहीं पता उसको लोग अपनी जात पे ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। गाल कटे ग्राहक की होशियार नायिका हो। ग्राहक की गाल कट जाती है, खून ग्राहक का निकलता है, लेकिन हाथ जो साफ होता है ना, वो जो नाई होता है सीख रहा होता है, इंटर्नशिप वो कर रहा यस। होता है। हाँ। तो इसलिए हमें दूसरे को देख करके सीख जाना चाहिए कि भाई गाल उसकी कटी है, लेकिन हमें होशियार हो जाना चाहिए। इंडियंस के लिए तो बस हम यही अपील कर सकते हैं। भाई इसमें मैं अब इंडियन लिबरल्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, या फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ इस मुद्दे को, कि जैसे जैसे वहाँ पे भर्त्सना बढ़ती गई वैसे वैसे इनके फैक्ट चेकिंग जो थी वो ज़्यादा बढ़ती गई। फैक्ट चेकिंग इस तरीके से करने लगे, नहीं ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, किसी दूसरी चीज़ को लेके आते हैं, जो पुरानी चीज़ होती है उसको खुद ही लेके आते हैं, ये तो प्ले का था, ये तो इसका था, वो था, उसको खुद ही संचालित करते हैं लोग, उसको शेयर करते हैं कि भाई ये तो हो ही रहा है तो अभी हुआ होगा ये, और फिर उसी का ही फैक्ट चेक करके कह देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी हमेशा का रहा है। तो फैक्ट चेकिंग जिस लेवल पे हुई है, या जिस लेवल पे रोहिणी सिंह जैसे, मतलब वो तो खुद ही डर गई ना कि इस प्रोटेस्ट को पहले वो संरक्षण दे रही थी, और फिर जब होता हुआ सब कुछ देखा तो उसके तो होश ही उड़ गई, ये क्या हो गया, बहुतों के उड़ गए है ना। तो ये जो लिबरल की जमात है, या फिर ये जो फैक्ट चेकर्स हैं, या जो इस्लामिस्ट्स हैं, इनका क्या रोल है भारत में और बांग्लादेश के इस सिनेरियो को देखते हुए? इसमें दो चीज़ें आ गई, एक हो गई लिबरल्स की जमात, दूसरे हो गए इस्लामिस्ट फैक्ट चेकर जो हैं। लिबरल्स की जमात, उनको तो अपनी औकात दिख गई होगी कि किस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के साथ, तो वो डर जो आना है वो आ गया होगा, और उन्होंने अपना ये अजीत वजीत और ये जितने भी लोग हैं, अजीत अजीत नहीं, वो अजित है, अजित है, अजित अंजुम और दूसरे कौन है, जितने भी रोहिणी जितने भी लोग हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं ना, जब इन लोगों की जो फैक्ट चेकर के नाम पर कलंक, वाइट वॉशिंग कर रहे हैं। हाँ, वाइट वॉश, इनका काम क्या है कि 50 इंसिडेंट में से 5 इंसिडेंट उठाएंगे जो कि गलत होते हैं, उन 5 इंसिडेंट को अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ मिलकर उनके थ्रू एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ नहीं हुआ, देखो एक पूरा थ्रेड बनाया जाएगा यहाँ पे एक बात और बोलूंगा, जो आप बोल रहे हैं ना कि 5 इंसिडेंट मिसलीडिंग है, एक्चुअल में वो भी ये स्वयं डालते हैं, राइट, खुद डाल के प्रचारित करते हैं अपने तंत्र के द्वारा, और फिर उसका दूसरे हैंडल से फैक्ट चेक। बेसिकली क्या मतलब हुआ इस बात का कि कुछ ऐसे हैंडल्स बनाए गए हैं इसी काम के लिए, जो इन मिसलीडिंग चीज़ों को फैलाते हैं और फिर उनका फैक्ट चेक किया जाता है। ऐसे इनका धंधा चल रहा है। सो ये तो अपने माँ बहन को बैठा दे भोसड़ी के, ये सब ऐसा वो हाँ, बिल्कुल ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मैंने कई बार दान भी किया। ये इस तरीके से इनका धंधा चलता है। तो बजट में मैंने दान ऐसे कर दिया, पैसे मेरे पास ज्यादा है, खड़े थे फ्लाईओवर पे, दे दिया मैंने, कुछ किया नहीं मैंने। तो मेरे को ये इस तरीके से पूरा संचालित हुआ लगता है। बाकी जब हम बांग्लादेश के पूरे मुद्दे की बात करते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक बांग्लादेश में टेक ओवर हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, और दूसरा वहाँ पर हिंदुओं का जो संहार हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदू होना ही गलती है, मैं इसे थोड़ा और आगे जाऊँगा। हिंदू होना एक्चुअली में मुसलमान बनना, हिंदू से मुसलमान बनना और फिर एक देश को टेक ओवर कर लेना, वो गलती है। बांग्लादेश आज से सिर्फ 400 साल पहले पूर्णतः हिंदू हुआ करता था, पूरा क्षेत्र, और उसमें अधिक लोग भी नहीं रहते थे। रीज़न बीइंग वो पूरा जंगल था।
जब बेसिकली मुगलों का शासन आया है ना यहाँ पर, अकबर वगैरह का, और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। एक्चुअली क्या होता था बांग्लादेश में ना, एक डिवाइड था। मुगल इधर की साइड राज करते थे, यूपी से इधर, बिहार से थोड़ा इधर, और बांग्लादेश और बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर कोई दूसरी मुस्लिम सल्तनत होती थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये बफर जोन था एक बेसिकली दोनों का, इधर वो नहीं जाते थे, उधर ये नहीं जाते थे। लेकिन अकबर के समय आई थिंक इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, और फिर अकबर ने इधर सूफी भेजे। सूफियों को भेजने के बाद कहा कि भाई यहाँ जंगल हैं। उसमें क्या हुआ था, गंगा नदी ने ना उन दिनों अपना पाथ चेंज किया था, रूट चेंज किया था गंगा नदी ने। तो वो गंगा नदी और पद्मा नदी जो थी आई थिंक वो मिल गए थे। नहीं, गंगा की दो धाराएं हो जाती है, जो कलकत्ता साइड से जाती है हुगली है, और गंगा की दूसरी धारा पद्मा बन जाती है। उसमें कुछ था इस टाइप का कि वो रूट कुछ हल्का, रीजन बीइंग स्लिट, वो जो कीचड़ होती है वो सारा होता है, उसकी वजह से एक रूट चेंज हुआ। तब क्या था कि ये जो क्षेत्र था ये बहुत ज़्यादा उर्वरक बन गया था एक तरीके से। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ पे खेती करो। खेती कैसे करें, जंगल है तो जंगल साफ करो। जंगल साफ करने के लिए सूफी भेजे। सूफियों ने अलग अलग जोन से काफ़ी सारे लोग बुलाए, यहाँ पर बसाए कि भाई यहाँ पर खेती करो। अब सूफी क्या करेंगे, सूफी काम तो करवाते थे, उसके बाद कन्वर्ट करते थे। तो इस तरीके से पूरा क्षेत्र कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हो बांग्लादेश, अदरवाइज क्या है कि अरब क्षेत्र से लेकर पाकिस्तान तक मुसलमान, बीच में हिंदू, और फिर थोड़े से क्षेत्र में फिर मुसलमान। कैसे हुआ ये, उसका रीज़न ये था। अब हम इसमें अगर अब आगे की बात देखते हैं तो ये जो टेक ओवर हुआ है बांग्लादेश में, ये जैसे अजीत भाई बता रहे थे 2018 में जो शेख हसीना ने निर्णय ले लिया था कि भाई रिजर्वेशन जो है इसको हम हटा देंगे। और ये रिजर्वेशन मिलता किन्हें था, जो बंगाल, हाँ बांग्ला राइट, मुक्ति वाहिनी के जो वो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे इनके, उनको मिलता था। उन्होंने कहा भाई कई साल हो गए, तीन जनरेशन हो गई, हटाओ इसे हम। तो 2018 में उसको हटा दिया गया। 2024 में 5 जून को वहाँ की हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि भाई इसको दोबारा से लागू करो रिजर्वेशन को। उसी दिन से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पर अब प्रश्न ये है कि 2 महीने का प्रोटेस्ट, वो भी तुम कह रहे हो छात्रों का, साला जिनकी कैंटीन में उधारी चलती है वो लोग तख्ता पलट करा देंगे। तो इसको बाह्य ताकतों के बिना नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिना बाह्य ताकतों के हो नहीं सकते। लेकिन बाहरी जो ताकतें हैं ना, वो भी आपके अंदर जो ताकतें बैठी है उनको ढूंढती हैं। शेख हसीना बेसिकली एक सेक्युलर तो खैर क्या ही होते हैं साले, इस्लामिस्ट जो होते हैं, बट वो एक मॉडरेट फेस ऑफ जिसे कह सकते हैं, वो आप कह सकते हो उसमें। उसके राज वहाँ में पे जेनोसाइड नहीं होता था, कभी 2-4 किलिंग होती रहती थी। हाँ, इस टाइप से वो जेनोसाइड वाला मामला, पूरा खून एक बार में नहीं निकालते थे, बूंद-बूंद करके मार के निकालते भागते थे। तो क्या है कि जो ये बाहरी ताकतें हैं ये आपके विरोधियों को ढूंढती हैं आपके देश में। और ये ताकतें जो थी इस्लामिक ताकतें थी, जैसे कि जमात वगैरह जो हो गई, जमात इस्लामी है, क्या नाम है उसका, जमात इस्लामी। इस टाइप की ताकतों को ढूंढा जाता है और ये ताकतें जो हैं वो फिर टेक ओवर करती हैं। तो इन लोगों ने, जो इस्लामिक छात्र वहाँ पर थे इस जमात इस्लामी से रिलेटेड या अन्य उनसे रिलेटेड, इन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को टेक ओवर कर लिया, भारी संरक्षण मिला और उसके बाद ये तख्ता पलट हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का 21 जुलाई को निर्णय आ गया था कि भाई आपने जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है, उसको हम 7% पे कर रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया था उनका फैसला 21। उसके बाद इन्होंने साला उसके बाद भी नहीं मानेंगे। फिर ये 3 या 4 तारीख को इन्होंने जमात इस्लामी को ही बैन कर दिया, पर उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद अगले दिन 90 लोग मरे, उसके बाद अगले दिन हो गया पूरा काम। हो गया। तो ये जो पूरा जिसे कहते हैं ना, एक बार ये डीएनए वाला खेल नहीं है। ये डीएनए हम सबका हो सकता है सेम, साइंटिफिक तरीके से बात करें, लेकिन कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को जब करता है तो उसका एक तरीका होता है। मेरे विचार मेरे दिमाग में जब चलते हैं तो वो दिमाग का रिएक्शन जो होता है वो मेरा काम होता है। मेरे को अगर नहीं लग रहा मैं नहीं खाऊंगा, नहीं लग रहा नहीं पीऊंगा। लेकिन जब आपके दिमाग में एक ऐसा इस्लामिक थॉट आ गया है तो अपने आप एंटी डेमोक्रेटिक हो जाता है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। कितने दिन चला लोगे? पाकिस्तान ने चला ली, 58 देश है उन्होंने चला ली। कौन सा देश है? इंडोनेशिया को गिनाओगे? इंडोनेशिया को गिना दोगे? उसे तुम इस्लामिक मानते हो ढंग से? सही बात है। सो ये पूरा जो गेम है ना, ये
एक विचारधारा का, थॉट प्रोसेस का, आपका थॉट ही साला ये है कि कितना था 1951 में बांग्लादेश में करीब 22% से, कई आंकड़े बताते 30 है, कई 28% बताते, टोटल मिला के कई 30 बताते हैं, कई 22 बताते हैं, मैंने दोनों पढ़े हैं। आज की डेट में क्या है? 8%। कौन खा गया बताओ? 7.5%। कौन खा गया? यहाँ पर क्या है हिसाब किताब? यहाँ पर 8%, 9% से 14-15% 2011 में थे, अब तो 30 के आसपास हो गए होंगे। आज पता नहीं कितना, 20 के मुझे तो ये लगता है 20 के आसपास होंगे। 20 के आसपास हो गए होंगे। 22% पे भाई साहब आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया था। सही बात है। तो सारा गेम थॉट का है। आपका थॉट ही ये है कि एक तो काफिर है, ये मोमिन है, आपने बांट रखा है पूरे संसार को, थॉट का गेम है सारा। ये मेरे को लगता है इस पूरे प्रोसेस। उस टाइम का 22% 3-4 करोड़ थे, आज भाई करोड़ों में देखा जाए तो बहुत सही ज्यादा बात है। सही बात। लैंड इससे बड़ी थी। तो अजीत भाई, इसमें अभी आपने बीएनपी की बात करी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे भारत में आज के समय में कांग्रेस मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, सिमिलरली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इज देयर मेन ऑपोजिशन पार्टी। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने आप में एक टेररिस्ट संगठन है, जिसको बहुत सारे देशों ने, कनाडा जैसे देशों ने टेररिस्ट संगठन माना है, वहाँ के कोर्ट्स ने टेररिस्ट संगठन माना है। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, इसमें भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहीं ना कहीं रोल था। तो क्या ये पूरा का पूरा आंदोलन टेररिस्ट आंदोलन नहीं था? ये बीएनपी को अगर देखा जाए तो उसका मतलब तरीका जो है ना, वो उसके पैरेलल्स अभी जिस तरह से कांग्रेस या इंडिया अलायंस बिहेव कर रहा है उसी तरह से है। इसको पता था कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, अच्छी बात कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो दे गेव अप ऑन इलेक्शन। तो इससे क्या हुआ ना कि जो तुम्हारा ह्यूमिलिएशन होने वाला था, तुमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और बाद में तुम ये कह सकते हो कि यार हमें तो पता था कि इलेक्शंस रिग्ड होंगे, तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ा, और देखो वही हुआ, 300 में 224 सीटें आ गई। तो यू आर प्लेइंग बोथ वेज, और ये वो आधारशिला रख रहे थे कि आगे हमें करना क्या है। विदेशी अखबारों में इनफैक्ट केजीबी ने वार्न किया था, नवंबर 2023 की स्टोरी कल मैंने देखी, उसमें वार्न किया था कि अमेरिका जो है एक तख्ता पलट करने की चेष्टा करने वाला है आफ्टर इलेक्शंस, और वही होता है। उसी तरह एक और विदेशी अखबार का ही कटिंग था, वो भी मैंने देखा ट्विटर पे, कि वहाँ पे बोला गया नवंबर में कि नवंबर तक शेख हसीना को टाइम दिया गया कि तुम इस बार गिव अप कर दो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनली तुम निकल जाओ, टेक एन ऑनरेबल एग्जिट, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं, अमेरिका बोल रहा है कि हमें एयर बेस चाहिए था। हाँ। ये सारी बातें मैंने भी पढ़ी, मैंने अपने वीडियो में बोला, लेकिन जब मैंने और लोगों से बात की तो वो इम्प्रोबेबल लगता है। अमेरिका को एयर बेस वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में था, अब नहीं है, और भी एरियाज में। तो आपको चाइना को काउंटर करने के लिए पता नहीं कितनी नेसेसिटी है, इधर से जा ही सकते हो तो उधर का क्या मतलब है। और इतनी छोटी चीज के लिए अमेरिका तख्ता पलट करता नहीं है, बट हाँ दे वुड स्टे साइलेंट कि तुम करो, हम सैंक्शंस तुम पे नहीं लगाएंगे। तो बीएनपी ने इस अपॉर्चुनिटी को, ऑब्वियसली अभी यूनुस खान का स्टेटमेंट अभी तुरंत हमने पढ़ा कि वो आते ही हम लोग सोच रहे थे कि यार हो सकता है प्रो इंडिया दे या न्यूट्रल रहे, कुछ ना बोले। अब हो सकता है कि इसने नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है ना, वो ट्वीट स्क्रीन पे लगाइएगा, उसमें उन्होंने हिंदू नहीं, हाँ वो तो लिखा ही, वो तो एक वेलकम स्टेप है। दूसरा इन्होंने ना राष्ट्राध्यक्ष उसको नहीं बोला, हेड ऑफ स्टेट नहीं बोला, बोला न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है कि तुम्हारी औकात जो है वो अधोजटाओं भरी है, उतना ही है तुम्हारा, तुम वही हो हमारे लिए। और राहुल ने देखो क्या लिखा उसके लिए। हाँ, राहुल का तो बनता है वो, उसको जो लिखना है। इससे क्या होता है, इससे वो चिढ़ा, और आज उसने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया ने हमारे प्रोटेस्ट को इंटरनल मैटर बोला। भाई इंडिया यदि हस्तक्षेप करता तब तुम पिनपिनाते कि हमारा इंटरनल मैटर है, नहीं किया कुछ तब तुम बिलबिला रहे हो कि हमें इंटरनल मैटर। मतलब उसका कहना था कि शेख हसीना के अगेंस्ट जा करके इंडिया को हमारे
स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जो है बढ़ाना चाहिए, बल बल देना चाहिए। समर्थन देना चाहिए था। और अभी भी एक लीडर है बीएनपी का, हिंदू है वो, उसने ये बोला कि शेख हसीना को जब तक इंडिया रखे हुए है कोई भी ढंग की बात हो ही नहीं सकती। शेख हसीना को आप गिरफ्तार करो, और शेख हसीना इंडिया में है। जो आपने टेररिस्ट वाला बोला है ना, तो यार देखो ना, स्टूडेंट चल रहे थे, टैंक वैंक उतार दिया गया, कंट्रोल में कर लिया गया था। उसके बाद जो लोग आए हैं, और उसके बाद जो लोग खाली आए नहीं, आते हुए प्रोटेस्ट करते, समझ में आता, वो जो कर रहे हैं, 200 मंदिर जलाए गए लगभग, डेथ काउंट हिंदुओं का हमें पता नहीं, मतलब ऐसे तो गिना भी नहीं उन्होंने, 40-50 टाइप का है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या है कि सोशल मीडिया के दौर में हमें इंफॉर्मेशन का फ्लड इतना आता है ना कि एम्प्लीफाई हो जाता हम है, शॉक में चले जाते हैं कि यार यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी, और लोग रोते हुए वीडियोज बना रहे हैं। ये तो है कि लोग डरे हुए हैं, बुरी तरह डरे हुए हैं, बिकॉज वो जनरेशन जो हम लोग के माता पिता की जनरेशन है, 71 का उन्होंने दंश झेला है। हमारी जनरेशन ने वो नहीं देखा है। मतलब बांग्लादेश की यदि हम बात करें, जो भी 35-40 के एज ग्रुप में है, उनको जब ये लगा कि यार ये तो उस टाइम की जो स्टोरीज आती थी उसी तरह से होने की संभावना है, बट ईश्वर की कृपा कह लो या जो भी, मंदिर जलाए गए, उतने लोग नहीं मरे हैं जितना एक्सपेक्टेड था। 1.5 करोड़ लोग है ना वहाँ, 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 13 मिलियन। तो अगर ये सही में वो रैम्पेज पे जाते ना, तो डेथ काउंट वो थाउजेंड्स में होता, अभी डजन्स में है। तो इनसेंसिटिव लग सकता है, बट हम कंपैरेटिवली देखें तो उस तरह से, बट स्टिल आज के समय में यह नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, कर लो भाई, तुमको तानाशाह से समस्या थी, लूट लो, तुम नहा लो जा करके। इसमें हिंदू इस गेम में कहीं नहीं आता। हिंदू तब आता है जब वही बीएनपी की आइडियोलॉजी है, उसके हस्बैंड को मरवाया था, मतलब इंडिया के ऊपर ये ब्लेम है, वो उसको पिंच करता रहता है। तो वो जो है आवामी लीग प्रो इंडिया है, तो आवामी लीग के लोगों को आपने देखा होगा, वो ब्रिज है, उसके दोनों तरफ लटका दिया है, मुसलमान है वो, अधिकतर मरने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान को मार रहा है, और उसमें मजे मजे में हिंदुओं को मार दिया जा रहा है। ढाका से जो क्राउड रिसीड कर रही है ना, वहाँ 4 लाख 3 लाख जो भी पहुंचे, वहां पे रोड रंग दिया, उसके बाद अब करेंगे क्या? ये अमीर है, आवामी लीग के टाइम में ये अमीर बना है, मारो इसको, घर में घुसो, उसका फ्रिज चुरा लो, ये सब जो है वो। अरे यार, वो हॉलीवुड फिल्म में पर्ज, एक फिल्म आती है पर्ज करके, उसमें होता है कि सारे लॉज हटा दिए जाते हैं, जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेट आउट करो अपने एंगर को। यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है कि भाई आर्मी हमारे साथ है या न्यूट्रल है, पुलिस कुछ करेगी नहीं, लेट्स गो, इस टाइप से चल रहा है। मतलब आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, पार्लियामेंट में जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, आप उसके घर में घुस रहे हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। आप स्टार हैं वहाँ के, एक संगीत वादक है, क्या आनंद करके था म्यूजिशियन, उसने 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए क्रिएट किए थे, बनाए 3000। ये सब राष्ट्रीय धरोहर होता है, वो उसको मार दिया। एक शांतो खान करके था, जो मुजीब के फिल्म पे वो काम किया था, उसको तो मार दिया। उसके किताबें जला रहे थे, उसके बाप को किताब जलाना तो उनका पहला वो तो नालंदा से कर रहे हैं, उनको बस एक ही किताब से प्यार है। बाकी इसमें एक और चीज हुई है गर्वित, कि जब ये सब सेटल डाउन अब होना शुरू हुआ ना, तब उनके एक्चुअल स्टूडेंट्स को, जो प्रोटेस्टर थे, नाउ दे आर गेटिंग, साला ये क्या हो गया, हमारे नाम पे ये क्या कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि बांग्लादेश एक छोटी इकोनॉमी, बिल्कुल। अब ऐसे जगह पे जब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, तो जो भी सेंसिबल आदमी होगा वो मजे मजे में कर तो दिया। अब उन लोग को समझ में आ रहा है, तो ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि ये जनरेशन देख रही है कि देश को आग लगाने वाले एक्चुअल में कौन है, और हम किन के साथ थे, या किन लोगों ने हमारे कंधे पे रख के ये बंदूक चलाई। अब एक प्रश्न ना तीनों से है, और जिसको इसका उत्तर जिस तरीके से आता हो वो दे दे। बांग्लादेश में जो हुआ उसका कंपैरिजन भारत में जो हो रहा है, मतलब हमने सीए के प्रोटेस्ट देखे, और वहाँ से वहाँ तक बहुत प्रोटेस्ट देखे हमने जब से मोदी आए हैं।
तो ये जो भारत का ऑपोजिशन और बांग्लादेश का जो ऑपोजिशन है वो कैसे मतलब एक तरीके से सेम ही चीज़ करने का प्रयास करता हुआ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, बाकी आप सबको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सब अपने अपने तरीके से जो भी जिसको जैसे पता है वो आंसर दे, क्योंकि इसका अपने अपने ओपिनियन है, कोई ऐसा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है। 19 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, 14 में इनको यकीन नहीं था, लग रहा था कि मिलीजुली सरकार आएगी, लेकिन वो फुल मैंडेट ले आया। फिर 19 में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन फुल मैंडेट जितना पिछली बार आया था उससे ऊपर ले आया था। तभी इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें अब कुछ ऐसा करना है कि ताकि अब इसको उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि मोदी को कांग्रेसी लोग ऐसे बोलते जैसे वो होते ना, गो होती है एक, या केकड़ा मान लो, किसी चीज के एक बार चिपक गया ना तो उतरेगा नहीं। ये चाहे गुजरात में आप देख लो, चाहे यहाँ की कुर्सी पे देख लो, और ये वास्तविकता है। नरेंद्र मोदी अगर किसी कुर्सी के एक बार लग गया तो उतरेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 19 से लेकर 24 तक कंटिन्यूअसली पूरा विपक्ष, पूरी इस्लामिक गिरोह, इन सब लोगों ने ना केवल मिस इन्फॉर्मेशन, ब्रेन वॉशिंग, बल्कि रास्ते पे खड़े होकर सारे काम किए हैं। हर एक पूरे 5 साल की पंचवर्षीय योजना को प्रोटेस्ट योजना बना कर रखा उन्होंने अपनी तरफ से, और उस प्रोटेस्ट मोड में रहे ये लोग। कई बार इस बात का भी इन्होंने कोशिश किया, जैसा इन्होंने यहाँ दिख रहा है ना आपको, आपने देखा था मिस्र का एक उदाहरण रखा गया था। मिस्र में किस प्रकार से पहले एक चौराहे के ऊपर कब्जा किया गया था, और बाद में धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वहाँ की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया था। और ये चीज का इस्तेमाल किया गया था जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट चले थे। लदीदा और वो फरजाना, हाँ, शिरोज, जिसको शीमेल शिरोज, हाँ, बुरखादत ने प्रमोट किया था। वही चीज ये यहाँ चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक बार ये हो जाए। जब किसान आंदोलन आया वो उसका एक बड़ा रूप था, और उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम लाल किले पे नहीं, अब की बार देखना कि हम प्रधानमंत्री के घर पे जाकर डेरा डालेंगे। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, इनमें छिपी हुई बहुत शक्ति होती है, जो अपने प्रोटेस्टर्स को, अपने साथ आए लोगों को ये बताती है कि हम क्या कर सकते हैं। टिकैत का बड़ा रोल है इसमें। टिकैत ने एक जगह पर कहा था कि सब लठ लेकर आएंगे अपना साथ में, जो भी हाथ पड़ेगा सब लेकर आना आप। तो फिर उससे पूछा गया कि आप हिंसा करेंगे, बोला नहीं, हम झंडे के लिए कह रहे हैं। झंडा तो बांस की एक फट्टी में लगा होता था छोटी सी, लठ की क्या बात थी। फिर इसने कहा हम लाठी घोड़ा दे देंगे। फिर आपने देखा लाल किले पे जो उत्पात मचाया गया, बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे भी, बक्कल तार। और आप ये देखो कि जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि हम वर्दी की बहुत मान सम्मान करते हैं, वर्दी वालों को कैसा आपने 40 फुट ऊपर से फेंका था, किस तरीके से आपने तांडव मचाया, उसको सब ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा, वो भी 26 जनवरी के दिन। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने कोशिशें करी हैं, बार बार प्रोवोक करने का भी कोशिश की है। लेकिन जो आप अब कह रहे हो ना, अब ये अगले 5 साल आपके लिए बहुत अनरेस्ट भरे हैं। रीज़न बताता हूँ। आपने सब्जेक्ट बता दिया, चर्चा करोगे। वक़्फ़ का मामला है, आरक्षण का मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससीज में आप सब सेक्ट बनाओ, और जो सबसे निचले दर्जे का है उसको वापस से उठाने का प्रयास करो, ठीक है। और अभी सीए और एनआरसी पूरी तरीके से अमेंड हुए नहीं हैं। तो इन सब के ऊपर आप जो मुस्लिम हैं कट्टरवादी, और जो एससीज में जो लोग उस आरक्षण के तरीकों का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को मिला करके ये प्रोटेस्ट आगे फिर रचे जाएंगे, और वही कोशिशें दोबारा की जाएंगी। और उन कोशिशों में आप फिर देखना कि जो स्ट्रेस 19 से 24 तक लोगों ने, आम टैक्स पेयर्स ने भुगता है, मुझे लगता है कि 24 से 29 के बीच में भी उसका कुछ पार्ट आएगा जरूर, क्योंकि अभी से इस तरीके के सिंबल्स मिलने शुरू हो चुके। उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण पे इस प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम वक़्फ़ के अंदर इस प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नहीं, देखो आप ये तो छोड़ ही दो, अभी आप ना आरक्षण में भी देख लो ना, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए और कहा गया कि आपकी नौकरी छीनेंगे, आपका आरक्षण छीनेगा, आपका घर छीन जाएगा, ये दलितों को बहकाया गया। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा ऐसा लेवल है जो उस लेवल पर जाकर नहीं सोचता कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो सिर्फ उसके पास व्हाट्सएप से या पंचायत में हुक्का पीते हुए जो कह दिया ना, वही उनके लिए परम सत्य हो जाता है, और वो उसी पे ही काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने बात सुनी है। किसी भी सरकार को गिराने का एक बहुत आसान तरीका है, उसको डिक्टेटर बताओ, कहो कि इसने चुनाव सामान्य तरीके से नहीं जीता बल्कि हैकिंग से जीता है, और ये सबकी आवाज़ दबाना चाहता है।
अगर ये चीज़ आपने कहीं पे भी कर दी, एक बार प्रचारित और प्रसारित, तो वहाँ की जनता ही उसे मारने के लिए चली जाएगी। और पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यही माहौल बनाया गया था कि ये डिक्टेटर है, सीधे सीधे कहा गया ना, और बड़ी जनता के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि हाँ भाई वास्तव में ये डिक्टेटर तो है। देखो, मामला दर्ज किया कांग्रेस ने, कोर्ट ने आदेश दिया और तब केजरीवाल जेल के अंदर गया, लेकिन मोदी डिक्टेटर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हुआ है। और यदि ये डिक्टेटर वाली छवि और अपना प्रोपेगेंडा और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए, तो ये वास्तविकता है कि आम जनता फिर से यही कि नरेंद्र मोदी को हम हटाएंगे और उसके खिलाफ फिर से भीड़ इकट्ठी होगी। तो भारत पे भी इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। रीज़न कि बांग्लादेश से ज़्यादा कट्टरपंथी लोग इस देश के अंदर रहते हैं, और बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, और वो कम से कम अपनी चीज़ को लेकर अवेयर हैं, कम से कम उनको पता है कि हाँ यार हम हिंदू हैं। आप हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकते कि 100 करोड़ हिंदू हैं, क्योंकि कितने हिंदूज़ में हिंदू हैं, या सर्टिफिकेट पे सिर्फ हिंदू लिख रखा है और वहाँ ऊपर से आरक्षण के लिए कुछ भी अपना आप बनाए बैठे, वो चीज़ हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर सेक्युलरिज्म सबसे ज़्यादा हावी है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, और यहाँ अजीत अंजुम ट्वीट कर रहा था कि वैसे कुछ एक घटनाएं आई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा घटनाएं ऐसी आई जिसमें कि वो मंदिरों को ह्यूमन चेन बना के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और 1 लाख ट्वीट वो फिर उस पर कर देता है ओलंपिक के ऊपर, और फिर रीट्वीट और भरमार पूरी चल जाती है कि मोदी बताओ फ़ोन करेगा कि नहीं करेगा। ये एक तरीके से ये इश्यूज़ को ऐसे मतलब दिखाना होता है कि नहीं हमें चिंताएं तो हैं। ऐसे ही विनोद कापड़ी ने भी किया, उसने एक ट्वीट कर दिया कि वहां पे मारा जाना चिंताजनक है, लेकिन अगले ही ट्वीट में वो ये कह देता है कि देखो हिंदुस्तान में कैसे नफरती लोग झूठ फैला रहे हैं, देखो यहाँ पे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, देखो एक होटल चल रहा था लेकिन उसको मंदिर बता दिया गया है। अजीत अंजुम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ समाचार ऐसे भी आ रहे हैं कि वहां पर जो सुरक्षा दी जा रही है मुस्लिम संगठनों द्वारा मंदिरों के बाहर, वो पहरे दे रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन में लिखा कि कुछ समाचार ऐसे आ रहे हैं, और नीचे वाली लाइन में ये लिख के अरे लेकिन ये नहीं बता रहा कि किससे सुरक्षा दे रहे हैं भाई। बे 5 वहां खड़े हैं तो 20 तो कम से कम मारने वाले आएंगे ही नहीं आएंगे। 27 जिलों में जो हिंसाएं की घटनाएं आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या, उससे भी बड़ी समस्या क्या है? हिंदुस्तान के अंदर फैलता हुआ वोकिज्म। ये चीज क्या है कि आपको कूल बनने के लिए आपके धर्म के खिलाफ बोलना अत्यंत आवश्यक होता है। खिलाफ बोले बिना, अपने धर्म के खिलाफ बोले बिना आप अपने आप को उस लेवल पर दिखा ही नहीं सकते कि भाई हम कुछ हटके हैं। ये तो केवल हिंदू के लिए सत्य है, ये केवल हिंदू के लिए है, औरों में नहीं होता ये वोकिज्म। आई एम मुस्लिम सब कह सकते हैं, आई एम सिख सब कह सकते हैं, आई एम क्रिश्चियन सब कुछ कह सकता है, लेकिन उसके मतलब आल मटोल। हाँ, उसके बाद वैसे तो मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, पर सबसे इससे हिंदू बनने से अच्छा है कि अच्छा इंसान बनो। हाँ, अच्छा इंसान बनो। हिंदू वो थोड़ा ही ना होता है जो जय श्री राम के नारा लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं तो इंसानियत में विश्वास करता हूँ। पर हाँ, अगर लिखने के लिए आ जाता है कि रिलीजन, तो उसमें फॉर्म में मैं हिंदू लिख देता हूँ। लिखना पड़ता है क्योंकि माँ बाप ने वो नाम दिया। ऐसे ही लोग, वो बांग्लादेशी एक लड़की है, वो ट्वीट में दे दूंगा, लगा दिया हाँ, मेरे पास करके, हाँ, जो 10 घंटे पहले बोल रही है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरे तो ढेर सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, फलाना ढिमका ये, और उसके बाद कहते यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो गलत है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने की सजा मुझे दे रहे हो। तो ऐसा मोह भंग बहुत लोगों का हुआ है और हो जाएगा। लेकिन भाई भारत में कम से कम हमें इस बात के लिए अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दशक में मुझे लगता है कि यहाँ इससे भी बड़ी और भयंकर चीजें फैलने वाली हैं। भाई इस जो मेरा प्रश्न था कि पैरेलल्स क्या ड्रॉ कर सकते, पैरेलल्स मोटा मोटा यही था कि जो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई देखो वहाँ पर भी जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरक्षण वाला मामला चालू हुआ था, यहाँ पर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये आरक्षण वाला मामला चालू हो गया है। इसी के अंदर अब लोगों को बहकाना चालू कर दिया जाएगा, ये देखो तुम्हारा ख़त्म करेंगे, ये देखो तुम्हारा ख़त्म करेंगे, ऐसा ऐसा करके चालू कर दिया जाएगा। साथ में ये पैरेलली वक्फ वाला आएगा, इसके अंदर मुसलमानों के उसमें चालू हो जाएगा, तुम्हारा घर छीन लेंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे। ठीक है, कोशिश ऐसा हो सकता है कि कोशिश की जाए कि दोनों को मिला दें, पर दोनों मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, वो उसका एक अलग मामला है, क्योंकि जो अशराफ है ना, वहाँ पर अशराफ जो है उसकी चलती है, और वो कभी इनको सहन नहीं कर सकता जो दलित समुदाय है। तो ये कोशिश पूरी की जाएगी
इसी तरीके का उपद्रव, अब ये जो मैं कई बार ये आजकल बहुत सुनता हूँ, ये जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, ये ट्विटर पे बहुत सारे फैल गए हैं, यूट्यूब पर बहुत फैल गए हैं। नवंबर 2024 तक हाँ, तो बड़ा मजा आता है इन्हें सुनने में। अरे उससे अच्छी भविष्यवाणी तो राहुल जी वाली कर देती है। वो कहते हैं भाई साहब 6 अगस्त को मोदी इस्तीफा देगा। तो इस टाइप से चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई उपद्रव की स्थिति होगी पूरे देश में, ये होना ही है। पर पॉइंट मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे अगर मुस्लिम समुदाय उपद्रव मचाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ़ायदा किसी पार्टी को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मामला दूसरी डायरेक्शन में गया, आरक्षण वाले और इस मामले में, वहाँ पे इन्हें नुकसान हो जाएगा, ये मुझे लगता है। नहीं तो आप जो कर रहे हैं ना, उसी को काउंटर करने के लिए आप चंद्रशेखर रावण क्यों आ रहा है अचानक से, दिलीप मंडल क्यों आ रहे हैं, ये सोन पिंपले क्यों आ रहे हैं अचानक से। दलित चिंतकों की बाढ़ जो ऑलमोस्ट प्रो बीजेपी टाइप की बातें करते हैं, या बीजेपी उनकी बातों का कोई काउंटर नहीं करती, मतलब उनको छोड़ दिया है ऐसे, हाँ ठीक है तुम करो। क्योंकि इनके लिए, मतलब भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी, लॉस ऑफ फेस जो है ना। अभी मैं बात कर रहा था, इंटरनली कुछ चीज़ें हैं जो सार्वजनिक नहीं है लोगों में। आ गया लिस्ट 12 बिंदु जिसके कारण यूपी में हारे, वो तो ऊपर के थे, ठीक है। भीतर में क्या था कि दलित समुदाय एक्चुअल में परेशान है। परेशान इग्नोर किए जाने के कारण है कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी। पहले क्या होता था ना कि जितने भी सरकार के योजनाएं ये सब चलती है ना, वो पहुंचाने के लिए एक संयोजक टाइप का एक आदमी होता है, कन्वीनर, और वो ब्लॉक और गांव के लेवल तक होता है। भाजपा में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसी 600 सीटें खाली हैं। अब किसी को मिल भी रहा है ना, सपा वाला बोल देगा तो हम दिलवार है। यही चीज़ महाराष्ट्र में भी हुई। तो एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि दलित वोट को आपने फिगर आउट किया 2017 में यूपी में, 19 में उसका लाभ मिला, 22 में भी कुछ हद तक मिला। अभी अचानक से एक पता नहीं मोदी के फेस को लेकर के हो कि सो ही गए एकदम से कि कुछ नहीं करना है, सब तो हो ही जाएगा। उस चक्कर में दलित समुदाय जो है ना, मतलब वो धीरे धीरे करके वो गया है। ऐसा नहीं एक झटके में कोई आया बोला कि ये कर देंगे। वो आरक्षण, गारंटी कार्ड, ये सब यार ठीक है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे उसका इफेक्ट नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें ना, जहाँ दलित बोले कि यार हमको तो सुना ही नहीं जा रहा है, हम किसके पास जाए, तो बोला एमएलए के पास जाओ। एमएलए कितने लोगों से मिल लेगा, और एमएलए क्या कर लेगा इसमें, बोलेगा यार हम तो वहाँ से आदेश लखनऊ से आता है, बोलेगा एमएलए छोड़ दो आप यार, मतलब एक काउंसलर भी होगा ना, जीतने के बाद फॉर्च्यूनर से साला नीचे नहीं उतरते हो। तो सबके फॉर्च्यूनर के उतर जाते हैं ना, उतने में ही रह गया ना। बस ये साले उतरते भी है ना गाड़ी से तो भी फॉर्च्यूनर ऑन ही रहती है, ठंडी रहे गाड़ी अंदर। मतलब आप ये देख लो कि अगर यूपी स्टेट की बात करी जाए तो नहीं उतरते, वो कहेंगे सीएम योगी एक बार खड़ा हो जाएगा तो जब आ जाएंगी। और वही बात मोदी के मामले में भी है, खुद नहीं करना चाहिए। इन द हाइंड साइड अभी जो 240 आया है ना, और जब मैं फिर बांग्लादेश वाला इशू देख रहा हूँ, साला गलती से 350 आ जाती भाजपा को, मोदी उच्छृंखल हो ना हो, ये हो जाते, ये जो उसके इर्द गिर्द वाले लोग हैं ना, वो इतने हो जाते हैं ना, जिसके पैरेलल शेख हसीना के उसमें शासनकाल में दिखता है। शेख हसीना इकोनॉमिकली बहुत अच्छा डेवलपमेंटल वर्क कर रही थी, मोदी जी भी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। शेख हसीना ने मुजीबुर रहमान के इतने यार मतलब क्रिएट कर रखे हैं, ये मूर्ति, वो पार्क, हर जगह पे, एयरपोर्ट पे जाओगे तब मुजीब एक कोने में मिल जाएंगे तुमको, ऑडियो वही चीज है जैसे गांधी परिवार का है मामला, वही है। गांधी परिवार ने मोदी जी की सेल्फी वाली ये सब जो है, मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह का मोदी जी करवा रहे हैं या उनके चाटुकार करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, बट उससे इमेज मेकिंग नहीं हो रही, डिजिटल फैटिग जो है वो क्रिएट हो रहा है। वो पैरेलल्स थे उस तरह के, और जनता उससे भी उब जाती है। उबती नहीं है तो नैरेटिव बनाने वाले ना जनता को दिखा, तो बताओ अब इनकी फोटो पे सेल्फी लीजिए, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा।
इसी तरह से बनाया जाएगा और एक्चुअल में लोग बिलीव करने लगते हैं कि साला सही है यार, ये वो लगाया फोटो क्यों है वहाँ पे, हर योजना पे आपकी फोटो इस तरह से। तो ये सारे पैरेलल्स जो है ना, इसी को यूज करते हैं इधर के लोग, बोल रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे भी चलेगा। शाहीन बाग स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही था, है ना, जिसमें और इनके जितने प्रोटेस्ट है ना साला एक्चुअल में उसके केंद्र में कुछ भी नहीं है। सीए में तुम्हारा कुछ बनता नहीं है, इंडियंस के लिए है ही नहीं वो सीए। आरक्षण वाला जो हुआ था जिसमें 14 लोग मरे 2018 2 अप्रैल को, उसमें भी क्या बोला था, वो SC/ST एक्ट पे था, बोल दिया कि आरक्षण हटा रहे, अफवाह ये फैलाएगा। भीमापुरे गांव की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो SC/ST एक्ट, अरे इन्होंने तो रिपील कर लिया था ना संसद में। भीमापुरे गांव भी उसी के आसपास हुआ। हाँ, वो तभी की बात है। उसमें ये था कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के उसूलों के विरोध में है ये लॉ, कि आप भाई बिना प्राथमिक जांच के किसी को जेल में नहीं डाल सकते। जिसमें मोदी जी आए बोले कि नहीं 36 और इसमें डालो और बनाओ, पेलो सवर्णों, पेलो सवर्ण साले बहुत वोट देते हैं हमें, पेलो इन्हें, तो वो वाला उन्होंने किया। फिर आप आ जाइए किसान बिल में, कौन उससे लाभान्वित हो रहा था और अब कौन रो रहा है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स जिनकी सारी डिमांड्स मान ली गई, उनका यूज करके यूनुस खान जैसे पपेट को जो है बिठा दिया गया। भारत में भी मतलब चेष्टाएं हुई हैं, सफल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भारत होमोजेनस ग्रुप नहीं है। भारत एक तरह, हाँ नहीं हिंदू बहुल है वो तो है ही, होमोजेनस का मतलब ये है कि जॉर्ज सोरोस या जो भी लोग पैसा लगाते हैं या अन्य लोग, अकेला एक जॉर्ज सोरोस से बहुत कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए बहुत सारे एंटिटी चाहिए। उनको प्लान ना साला तमिलनाडु के लिए अलग बनाना पड़ेगा, कर्नाटक के लिए अलग, बंगाल में अलग, तो पगला जाएंगे कि साला ये चल क्या रहा है यहाँ पे। और एक होमोजेनस ग्रुप होता है, जैसे यूरोप के छोटे राष्ट्र हैं, मिस्र हो गया इधर, अरब स्प्रिंग और ये सवाल, ये भारत के राज्यों के तरह जैसे बांग्लादेश था। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज, यूसर्प और उसको ओवरथ्रो कर देना वहाँ से डेमोक्रेसी को, ये सारा बहुत तो ईजी सही पॉइंट, बिकॉज जो पंजाब का मुद्दा है वो राजस्थान में भी नहीं चलेगा। हाँ भाई याद करो ना कि सीए वाला ही मुद्दा था, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर भी कहाँ मतलब बिहार में नहीं किसान, वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ पंजाब के किसान आए, बिहार का ना, तमिलनाडु का, अगली बार तो हरियाणा का भी नहीं आया। Exactly। तो इंडिया में बैठे हुए हरियाणा वाला बहुत दम है भाई। लेकिन ये बात है, दम नहीं यार, सरकार के पास अदम्य साहस होता है। वो जितना मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे अधिक, चाहे राफेल से बम गिरा दे साला उनके ऊपर, और गिराए हैं, नेहरू ने कारपेट बॉम्बिंग करवाई है बिहार में। हाँ बिहार में आइजॉल में भी करवाया था। नोआखली के बाद क्या हुआ, 400 लोग नेहरू ने मरवाए बिहार में। नोआखली में जब संहार होने लगा हिंदुओं का, तो उसका बदला लेने के लिए बिहार में भी कुछ ऐसी घटनाएं चालू हो गई थी। उसके बाद नेहरू ने काम किया है। नेहरू ने 400 लोग मरवाए हैं और इसके बारे में मीडिया में कहीं खबर नहीं है। नेहरू ने 400 लोग कि तुम साला बदला कैसे ले रहे हो? बम गिरा, हाँ बम गिरा के मारे 400 लोग। और उसके बाद नेहरू ना किसी को पत्र लिख रहा है, उसमें कह रहा है 400 लोग तो मर ही गए होंगे। मसेपुर का सरताज खान, ठीक है, नई बम पैक करता हूं। अदरवाइज ये न्यूज जो थी मीडिया में थी भी नहीं। अच्छा। वो तो नेहरू के पत्र से पता चलता है 400 तो मर मतलब अपनी पीठ थपथपा रहे थे, हाँ फिर नोबेल डाल लो अपने गले में। तो वही है कि इंडिया में होने की संभावना कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तैयारी नहीं करनी। बिल्कुल, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि यार एक केंद्र की सत्ता न जाए, राज्य में तो ये हो ही सकता है। राज्य में ये टारगेट करने लगे। और भाई जब इंदिरा गांधी की सत्ता गई थी ना, पटना में केवल 1 लाख लोग जमा हुए थे, ओनली 1 लाख। 1 लाख लोग कहीं जमा हो जाएंगे ना, कोई सरकार सेना कुछ नहीं कर सकती। सेना भी यार मतलब हमारे यहाँ की सेना तो नहीं ही करेगी अपने लोगों पे, और आज के संदर्भ में तो संभव ही नहीं है। पुलिस करा भी नहीं, वो लाल किले में मैंने देख लिया, करा ही नहीं उन्होंने कुछ, पिटते रहे। 1 लाख लोग जमा करने भारत जैसे देश में कोई, भाई तबरेज मरा था ना गुजरात में, 1 लाख लोग जमा हो गए थे। अच्छा, ये डोनाल्ड लू वाली जो चल रही है, ये सही है?
देखो डोनाल्ड वू हो, विक्टोरिया नुलैंड हो, ये सारे लोग सही में जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना हाँ, तो कुछ हुआ है। चलता है। अब वो कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर अमेरिका जो है अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है कि सब हमारे नियंत्रण में रहे, भारत जो है हमें ये कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम भारत को थोड़ा टाइट कर। भारत और चीन, क्यों मोहम्मद यूनिस वैसा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? और वो भी आप ये देखो ना कि डीप स्टेट का बंदा। 18 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, मतलब बांग्लादेश और उसमें रॉ मटेरियल जो वहाँ बन रहा है ना, पूल इंडिया से जाता है। सही बात है। भारत एक बार इस पे रोक लगा देगा ना, फट के फ्लावर हो जानी है उनकी। लेकिन फिर भी वो दे रहा है, तो कोई तो हाथ रखे कि बेटा बोल, जैसे जेलेंस्की के ऊपर बोला बेटा बोल, तू बोल, और देख रहा हूँ तू आगे, हाँ तो तू लड़ना, मैं देख रहा हूँ। नहीं, पर उसका दिमाग इतना खराब हो गया, जेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है वो बात कर रहा है पुतिन की। हाँ वो तो खैर चलो छोड़ो ना वो। अच्छा 1 घंटा हो गया। वही इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। मेरे अनुसार जो पैरेलल्स हैं वो ये हैं कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी खतरे में है का नारा दिया गया था। वहाँ पे भी डिक्टेटर बोला गया था शेख हसीना को, यहाँ पे भी मोदी को बोला जा रहा है। वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वंचित समाज की नहीं सुनी जा रही है, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है। तो एक एक चीज़ उसी पैरेलल को ड्रॉ करते हुए, और ये केवल यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप अमेरिका में भी चले जाओ, अमेरिका में भी ऐसा ही होता हुआ आपको दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप फासिस्ट है, हटाना चाहिए, और इसीलिए उसको मारना भी, उसको गोली मारना भी सही है, क्योंकि फासिस्ट है, फासिस्ट को तो मार ही सकते हैं। वही चीज शेख के साथ हुई, वही चीज ये मोदी के साथ करना चाहते हैं। Exactly. आप उसको इतना बदनाम कर दो कि जनता खुद मार दे। हाँ, तो अभी हम अभी यहाँ पे हमारे बीच में वक्फ के ऊपर बात हुई भी थी, तो उसी टॉपिक पर आते हैं। और भाई जो वक्फ के ऊपर बात हुई, वक्फ का अमेंडमेंट आ रहा है, मतलब 2 तरीके की बातें हो रही है। पहली बात ये हो रही है कि वक्फ को ही, वक्फ बोर्ड को ही अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज अमेंडमेंट आ रहा है। तो अबॉलिश करना चाहिए या अमेंडमेंट इज ओके? नहीं, अबॉलिश करने में क्या होता है ना, अराजकता फैलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एंटिटी लीगली कानून बना हुआ था पहले से और बहुत अधिक लैंड होल्ड करती है, उसमें क्या है, अबॉलिश कर दोगे तो उसका लैंड होल्डिंग कहाँ जाएगा? अब उस लैंड होल्डिंग में उसका पैरेलल यदि लो, तो जैसे हमारे गांव में कोई व्यक्ति होगा, वो मर रहा है, उसका बाल बच्चा नहीं है, तो उसने उड़ीसा के जगन्नाथ प्रभु के नाम पे जो है वो ज़मीन अपनी दे दी, तो वो ट्रस्ट के अंदर वो चली जाती है। उसी तरह इस्लाम में ऐसा नहीं है कि वक्फ जो है खाली इलीगल ही ज़मीन समेट रहा है, उसमें भी ऐसे लोग होते हैं कि मैं अपनी ज़मीन जो है वक्फ के नाम दे रहा हूँ, इस टाइप से। तो अब उस भूमि का क्या होगा? वो भूमि किसके नाम जाएगी? सरकार तो ले नहीं सकती है, लेना भी नहीं चाहिए सरकार को, और अगर सरकार ऐसा करेगी तब तो सही मुसलमान सड़कों पे आएंगे। अमेंडमेंट का राह अच्छा है, अच्छी है, और उसमें भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ जाना वो और भी अच्छा कर दिया। इसको एक्सप्लेन करो जरा। ये बिकॉज़ बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो तो उठना, और ये इससे बढ़िया तो स्टेप ही नहीं है कोई। हाँ, ये स्ट्रेटजी है एक भाजपा ने जो अभी नाजूल लैंड जो उसका था यूपी में, उसमें अपनाई कि अपने ही एक बहुत बड़े नेता को बोला कि तुम क्वेश्चन कर देना इस चीज़ को, कि ये सेलेक्ट कमेटी टाइप जो है वो जानी चाहिए, ऐसे कैसे बिना डिस्कशन पास नहीं होना चाहिए वो करके। तो सब बोले हाँ हाँ जाना चाहिए। उसके बाद बैठे बढ़िया से, उसके बाद निर्विरोध एक तरह से वो, या जो विरोध मिलना था, पास हो गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, लोगों को ये भी समझना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी का जितना एमपी है उसी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस कमेटी में बनता है। मान लीजिए कि 543 है तो 54 लोग की मान लीजिए अगर एक कमेटी बनती है वैसी, तो 99 का 10 आदमी पहुंचेगा, 240 का 24 आदमी पहुंचेगा, ऐसे करके वो फॉर्म होगी। तो मेजॉरिटी अंततः जिसकी गवर्नमेंट है उसी की रहेगी। इसमें यह रहता है कि बकलोली थोड़ी कम होती है, पार्लियामेंट में बकलोली होती है, क्योंकि पार्लियामेंट बकलोलों का झुंड है और वहाँ बकलोली करने के नंबर मिलते हैं, और वो बकलोली हाईएस्ट ऑफ द पर्सन करते हैं। कोई आप ट्रोल कर रहे हैं 1 घंटा किसी को टाइम निकाल के, मुझे लगता है कि, और 10 सालों से आप 3 बार कर रहे हैं हर साल, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप बिना काम का उसको यहाँ तक उठा करके रखे हो, तो आई डोंट बिलीव इन दैट।
अब क्या है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम लोग जैसे बैठे हैं उसी तरह से बैठेंगे। बोले क्या यार गर्वित, ये क्या 2 कौड़ी का, ये क्या बोले यार, हम लोग यहाँ कोई टीवी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, ठीक है तुम अपना एके टीके पे वो सब कर लेना, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री में नहीं चलेगा। तो उस तरह की बात है यहाँ पे कि वो एक बंद कमरे में आपका क्या कंसर्न है, ये है, ठीक है, ये नोटेड। उसके बाद वोटिंग होती है और जो भी है एक पहुंचता है। उसके बाद आएगा तो विपक्ष के बाद कुछ बचता नहीं है। वक्फ के बारे में आप बता देना अनुज भाई कि एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है। बहुत मतलब विचित्र सी बात है वक्फ में, मतलब इतनी विचित्र है कि आपको लगा साला ये भी होता है क्या। और ये सब एज लेट एज 2013, वो जो लास्ट बार 13 में या 14 में इन्होंने किया है, 13 में, वो मतलब ऐसी चीजें हैं ना कि वक्त वाला आएगा बोलेगा ये तो मेरा है, ये भी मेरा है, हाँ, ये भी मेरा है, ये और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको वक्त ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा और उसका फाइनल एंड बाइंडिंग है, उसके अगेंस्ट आप अपील तक नहीं कर सकते हो। इस तरह के है। तो आप ठीक है, आप आगे बताइए। इसमें क्या है, जो वक्फ बोर्ड में कि अगर हम ज़मीन को देखें तो जो फौज और रेलवे के बाद में बताते हैं वो तो खैर सरकारी होगी, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है वक्फ के पास। और यही नहीं, पूरे विश्व के अंदर किसी भी इस्लामिक देश के अंदर भी कोई वक्फ बोर्ड नहीं होता है, ये केवल भारतवर्ष के अंदर है, ये बात पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि ये हर वर्ष लाखों हेक्टेयर की मात्रा में बढ़ती जा रही है। चौथी चीज़, तमिलनाडु के अंदर 1500 साल पुराना एक मंदिर था, उस गांव के अंदर कहीं वही मुसलमान का कुत्ता भी नहीं रहता था, और उस गांव में आकर के कुछ मुसलमान कहते हैं कि मंदिर की जो ज़मीन है ये हमारी है, वक्फ के नाम की है। आप उसका केस डालते हैं और आप वक्फ की ही एक कमेटी होती है, वहीं पर आप वो केस कर सकते हैं, और जिसके कि सभी सदस्य मुसलमान होते हैं उसी फिरके के। तो आप ये खुद सोच लो कि जिन लोगों ने बदनीयती के साथ में आपकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गए हो, सीधी सी समझो कि कुछ लोग आए बदमाश तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारी लड़की उठा ले गए, और तुम उस लड़की को बचाने के लिए उसी के माँ बाप के सामने बैठते हो और कहते हो कि भाई ये लड़की हमें वापस कर दो, और वो कहते हैं कि भाई ये इस पर तो हमारा पहले से अधिकार है, तुम यहाँ से चले जाओ। वैसा ही हर एक वक्फ के केस में आज तक हुआ है। कोई भी अगर आप उसी कमेटी में जाकर के केस रखा है वो जीते नहीं हैं हिंदू। तो ये कंटिन्यूसली उस ज़मीन का बढ़ना, फिर क्या कि ये लोग, इनके बड़े बड़े मौलानाओं के स्पीचेस हैं। हाँ, जमीन का बढ़ना बोलो, लोग को पता होना चाहिए कि 2 जमीन आसपास में रहे, तीसरी जमीन उत्पन्न नहीं हो सकती। समझिए, हेक्टेयर की संख्या बढ़ सकती है उस हिसाब से। हाँ, इसको हम स्ट्रेच करके खींच के बढ़ा नहीं सकते। 2-2 एकड़ साथ मिल करके लेस्बियन या बाइसेक्सुअल या गे हो जाए तो भी कुछ नहीं होता है वैसे। हाँ, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके मौलाना स्पीच देते हैं और कहते हैं बड़े गर्व की बात है कि पिछली बार हमारे पास में इतने लाख हेक्टेयर थी, इस बार इतनी है। उससे बड़ी चीज, दिल्ली 77% वक्फ बोर्ड हो चुका है। साला यहाँ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब वक्फ कर दिया गया। दिल्ली का हाई कोर्ट, अभी क्या हुआ था ना, पिछले साल की बात है, दिल्ली के हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट एक प्ली गई। दिल्ली का हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है और वक्फ बोर्ड बोल रहा है साले दिल्ली हाई कोर्ट तो वक्फ की जमीन है। तो ये चीज है। अब हिंदू जाए तो जाए कहाँ? मतलब मुझे ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा बाप मुझे अपनी ज़मीन में से हिस्सा ना दे, ठीक है, मेरे हिंदू के सामने ये है पॉसिबिलिटीज़। हो सकता है इनके पिताजी इनको ना दे करके ज़मीन और छोटे वाले लड़के को दे दें, लेकिन अगर मुसलमान आता है और वो कह देते इनकी ज़मीन जो इन्होंने अपना जोड़ का पैसा बनाया है उसको भी आकर उन्होंने कह देना कि ये मेरी है, तो वो भी इनके हाथ से छीन सकती है। वहाँ ठप्पा लगा हुआ है। मतलब आपके नाम बाप की जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां कोई ठप्पा नहीं है। फिर लेकिन मतलब वो जिस पे कह देंगे छोटे भाई को कह सकते हैं टिल्ली लिल्ली तेरे को भी कुछ नहीं मिला। हो सकता है, तो वहां लिखा हुआ है। अब जो इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं उनके ऊपर तो हम चाहेंगे कि अनुज जी ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही आकर हमें बताया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन भारी समस्या ये है
कि जब देश का बंटवारा हमारी होगा, समस्या ये है, अगला बंटवारा जब लेकिन होगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। अनुज की तरफ इशारा करूंगा लेकिन हाले बोलने नहीं दूंगा। अगला जब बंटवारा मैं ही होगा, बोलूंगा। ये जो जमीन बढ़ती जा रही है इसी के हिसाब से अगला बंटवारा होगा। हिंदुओं के पास में जमीन बचेगी नहीं। एक तो वो लोग खरीद रहे हैं, भाई मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं अपने आसपास का। 8-10 बच्चे हैं, 4-5 तुमने गल्फ कंट्रीज भेजते हो, वहाँ दिनार कमाते हैं, गांव में आते हैं। हिंदू का 1-1, 2-2 बच्चा है, वो उन्हें बेचता है। 2 करोड़ का फ्लैट लिया अभी गुड़गांव में हमारे यहाँ के किसी लड़के ने, और वो 2 करोड़ की अपनी खेत की ज़मीन बेच के गया था, कम से कम 40-50 बीघे 40-50 बीघे ज़मीन खरीदी है मुसलमानों ने। और वो साला वहाँ से 14वें फ्लोर पर बैठा हुआ वहाँ मजे ले रहा है, कहने लगा भाई 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया। मैंने कहा अगर पानी खत्म हो गया, जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, अगर इनमें एक बार बिजली भाग गई तो भाई नलका नहीं है तुम्हारे पास में। सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में जो जल का क्राइसिस खड़ा होगा, जिसके पास में जितनी ज़मीन होगी उतना ही उसके पास में भूजल होगा। ये ज़मीन कौन हथिया रहा है? ये सब लोग। ना केवल वो लोग तुम्हारी ज़मीनें खरीद रहे हैं बल्कि हड़प भी रहे हैं। और आने वाले समय में जब इन्होंने कहा कि 22% पर उन्होंने अलग देश बनवा लिए थे, जब 22% दोबारा होंगे तो हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने कहा नहीं है, 10 से 15 बड़े नेताओं ने इस बात को कह दिया कि यार इतनी पॉपुलेशन तो तुमने पाकिस्तान बांट लिया था, तुम साला अब क्यों नहीं बांट सकते। इमामों ने ये बात कह ली है। जब ये बंटवारा होगा तो ये देखा जाएगा, पूरा निर्धारण किया जाएगा किसके पास में कितनी ज़मीन है। और मैं बता रहा हूँ आपके पास में 100 करोड़ हिंदू हैं तो आपके पास में आधे भारत से भी कम बचेगा। इतना लैंड ऑलरेडी उन्होंने एक्वायर कर रखा है। ये जो चीज़ लगातार चल रही है कि हिंदू साले अपने फ्लैट्स में खुश हैं, और वो फ्लैट आप नीचे से ऊपर देखोगे ना कबूतर खाने लगते हैं, जैसे कि आपने मतलब मुर्गी फार्म नहीं होता, मुर्गी फार्म की तरह, और वो लोग मतलब एक्सपेंड करते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या मैंने है। तो सपा के पैसों से कोठी बनवा रखी होता। नहीं, आपने सपा की उससे कोठी नहीं, इन्होंने तो मतलब खेती जमीन भी खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात लगती है तो मुझे। तो देखो इसमें अब 2 चीज़ें हैं भाई। अभी मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो में वक्फ बोर्ड का मेंबर था, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गुलबर्गा की बात कर रहा था। गुलबर्गा में हमने, जब से मैं आया हूँ, हमने 27,000 एकड़ जो है वो एक्सपेंड कर ली है वक्फ की ज़मीन, ठीक है। उसमें से 17,000 पे हमारे बंदे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे जो लोग हैं वो अभी लोन वोन लेने के लिए माइनॉरिटी कमीशन के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। हमें वक्फ को इतना स्ट्रांग बना देना है कि वक्फ भारत की सरकार को लोन दे। इतना स्ट्रांग, अगर मतलब एक संगठन, एक बोर्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो आपके देश की सरकार को लोन दे पाए, इतनी ज़मीन उसके पास हो जाए कि वो पूरे भारत को अपना कहते हैं। और जज ने ये कंसर्न दिखाया था, कल को ये पूरे भारत की ज़मीन को अपना कह देंगे तब क्या करोगे? जज अहलूवालिया ने जो बोला है भाई, हाँ, तो लगा देना, लेकिन जो उसको भी। हाँ, आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? तो ये जो बात हुई कि हम भारत की सरकार को लोन दे देंगे, आप एक अलग ही एंटिटी इतनी बड़ी कर दोगे जो आपके देश से बड़ी है, ठीक है। आप इधर से हलाल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, उसमें भी आप कई ट्रिलियन की इकोनॉमी चला रहे हो, इधर से आप वक्फ की कई ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दोगे, तो भाई रूल तो आप ही का हो गया ना। फिर इवेंचुअली आपको तो कुछ इस बार करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो नारा था इनका कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो तो मेरे को तो ये तो चरित्रार्थ हो ही गया है। इसमें कितना बचा है? और दूसरा, जो अभी ये अमेंडमेंट हुए हैं, वो अमेंडमेंट क्या हैं उनके बारे में अभी बात नहीं हुई है। वो अमेंडमेंट कैसे इस पूरे वक्फ लॉ को, वक्फ एक्ट को काउंटर कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। 2 चीज़ें। मैं इसको ना, हम पूरे मुद्दे को शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्या था भाई कि जब भारत में मुसलमान नहीं थे तब तो वक्फ नहीं था भाई, ठीक है, सब सही चल रहा था। तो 1192 में 91 में जैसे ही मोहम्मद गौरी आता है, उसके बाद से चीज़ें बदलनी चालू हो जाती हैं और
मोटा मोटा 12वीं शताब्दी में, बल्कि 13वीं शताब्दी में एक मुल्तान में एक सुल्तान आता है, मुल्तान क्षेत्र में, वो पहली बार सहवाग, मुल्तान के सुल्तान। तो वो उसका मैं नाम भूल गया, वो सल्तनत काल का ही व्यक्ति था, उसने पहली बार वक्फ को एक ज़मीन दिया वक्फ बना के। एग्जैक्टली प्रॉपर कागज़ों पे वो सारी चीज़ें नहीं थी, पर वो ज़मीनें दी गई हैं उस समय, ऐसा वर्णन आता है। अब उसके बाद मुगल काल खंड आ जाता है और जो भी वक्फ को है थोड़ी थोड़ी ज़मीनें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। इसी तरीके से हिंदू मंदिरों के पास ज़मीनें थी, ठीक है। अब ब्रिटिश कालखंड जब आता है तो ब्रिटिश कालखंड में ना 1913 ब्रिटिश कालखंड में ये बहुत अपील करते हैं इधर ब्रिटेन, क्या नाम है, मुसलमान जो हैं वक्फ वाले, कि हमें रेगुलराइज कर दो, कागज़ पे कर दो एक तरीके से, पर होता कुछ नहीं है। पर 1913 में ना एक निर्णय आता है, ब्रिटेन के अंदर एक केस चलता है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी कुछ मुस्लिम जो संगठन थे उन्होंने वक्फ की ज़मीनें बना ली थी और ऐसे ही कब्जा करते जा रहे थे। तो ब्रिटेन के अंदर ये निर्णय आता है, ब्रिटिश राज में, क्या नाम है, इंग्लैंड की कोर्ट में, वो कहते हैं कि भाई ये तो तुम साला हड़ पे जा रहे हो, और वो इसको इलीगल घोषित कर देते हैं ब्रिटेन के अंदर। पर ये निर्णय भारत में लागू नहीं करते, जबकि हम ब्रिटिश राज के अंडर ही थे उस समय, भारत में लागू नहीं होता। सेम ईयर में 1913 में ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसको रेगुलराइज करना प्रारंभ करते हैं, पर अभी एक वक्फ बोर्ड नहीं बना था। अब आज़ादी के समय आ जाते हैं 1947 में। क्या होता है 1947 में, जो भारत के पंजाब का क्षेत्र है आज का, इसमें से मुसलमान जाते हैं उधर की साइड पाकिस्तान, उनके घर तो यहीं छूट गए। तो अब जो वहाँ से हिंदू आए थे उन्हें कुछ घर मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी घर बचते हैं, जब एक सेकंड बीच में काट रहा हूँ, इसमें बेसिकली ये हुआ था, जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम पे शर्त ये रखी गई थी कि यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ से जो हिंदू यहाँ आएंगे तो दोनों के घर खाली होंगे। तो यहाँ का मुसलमान वहाँ जाके हिंदुओं के घरों में रहेगा और वहाँ का हिंदू यहाँ आके मुसलमानों के घरों में रहेगा। ये बात यहाँ पे बंटवारे के समय हो चुकी थी। हाँ, तो मोटे मोटे रूप से जो हिंदुओं को, वहाँ से आए थे हिंदू, उनको कुछ घर मिलते हैं, पर जो बाकी बचे हुए घर होते हैं, तो पाकिस्तान में जो बचे हुए घर थे वो स्टेट ले लेती है, भारत में जो बचे हुए घर थे उनको नेहरू जी वक्फ को दे देते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी एक तरीके से हो जाती है। पर अभी भी वक्फ बोर्ड तो नहीं था रजिस्टर्ड, वो ऐसी कोई संस्था नहीं थी। 1954 में नेहरू जी इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं, एक तरीके से एक वक्फ बोर्ड बना देते हैं प्रॉपर, जो कि हर राज्य का एक वक्फ बोर्ड होता है, और उसको ढंग से संचालित करने के लिए 1965 में एक और संस्था बनती है जो देख रेख करती है। बेसिकली क्या है ना, हर राज्य का एक अलग वक्फ बोर्ड है, तो उनको सेंट्रलाइज करने के लिए एक संस्था 1965 में बनती है। यहाँ तक सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक थी पर उतनी नहीं, आज जितनी नहीं थी। फिर क्या होता है कि जो आई थिंक मुझे तो वो अपीजमेंट ही लगता है कि 1995 में वक्फ एक्ट लाया जाता है, क्योंकि 1992 में कुछ घटनाएं हुई थी, उनको काउंटर करने के लिए 1995 में वक्फ बोर्ड लेकर आते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद हुआ था, 1995 बाबरी ढांचा हुआ था, और 1995-96 में चुनाव आ रहे थे तो वोट चाहिए था। हाँ जी, तो ये पूरा मामला ऐसे होता है। और 1995 में जो ये स्टार्ट हुआ है, इसमें इतने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके बाद, जिसके अंदर मैं उसे 1995 में क्या है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ तक प्रावधान है कि एक अब्दुल है और एक अर्जुन है, वो दोनों आसपास रह रहे हैं। अब्दुल को अब्दुल के पास कुछ ज़मीन है थोड़ी बहुत, अर्जुन के पास कुछ ज़मीन है। अब्दुल को लगता है कि अर्जुन की ज़मीन जो है ना, अर्जुन के पास ज़मीन के कोई ख़ास कागज़ नहीं है। अब्दुल को लगता है अचानक से कि अर्जुन के पास जो ज़मीन है ना, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। अब अब्दुल को इतना लगना बहुत है, अब्दुल अपने आप को वक्फ डिक्लेयर करेगा अपने मन में, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जाके कहेगा कि ये अर्जुन की जो ज़मीन है तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड का एक क्या बोलते हैं उसे, उसका नाम भूल गया, एक पदवी होती है, डेजिग्नेशन होती है, नहीं कुछ और होती है वो, कल भी उसके बारे में बात हो रही थी, चलो, बट उसे वक्फ बोर्ड ही सिलेक्ट करता है। वो बंदा आएगा, वो यहाँ पे चेक करेगा अर्जुन की ज़मीन को, उसे लगता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है,
तो अगले दिन हो सकता है उस पर वक्फ का झंडा गाड़ दिया जाए या फिर बोर्ड लगा दिया जाए। बोर्ड नहीं भी लगता तो भी वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती है, वो कागजों में आ जाती है। वक्फ जो है उसके बाद अर्जुन को ये पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन को अगर 1 साल तक पता नहीं चलता है तो वो वक्फ की ज़मीन परमानेंटली हो जाएगी। अगर 1 साल तक पता चल जाता है तो अर्जुन क्या करेगा कि वो केस करेगा, पर केस वो किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं कर सकता, उसे वक्फ में जाना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल, और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर केस करेगा, वहाँ पे उसका हारना तय होता है। तो इस प्रकार का कानून उन्होंने बनाया। 2013 में फिर क्या हुआ कि चुनाव से 1 साल पहले 2014 में चुनाव था, उससे पहले 1 साल भी नहीं, हमको 6 महीना, हाँ, कुछ महीने की बात थी। तो पता नहीं 123 इतनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़, दिल्ली की सारी प्राइम प्रॉपर्टीज़ हज़ारों करोड़ की, वो वक्फ को दी जाती हैं। तो ये पूरा तुष्टीकरण के लिए ये सारा कुछ हुआ है, और इसके कारण पिछले 17 सालों में वक्फ ने अपनी संपत्ति 3 लाख करोड़ से बढ़ा लिया। भला भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ की तो वक्फ की संपत्ति एक तरीके से उसने बढ़ा ली है। तो संपत्ति की बात हो रही है यहाँ, फिर उनके पास कैश धन उसकी बात नहीं हो रही, पूरी संपत्ति की बात हो रही है। तो ये चला है पूरे देश में, और उसके कारण ये जो अभी सबने बता ही दिया है कि 43% हैदराबाद, 77% दिल्ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सूरत का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, और एक जगह तो सड़क थी कि ये सड़क जो है, जो सरकार सड़क बना रही थी, अब सड़क बनाते बनाते अचानक से अब क्या होता है कि भाई जिसकी ज़मीन पे सड़क बना रहे हो उसको मुआवजा भी दोगे, तो अचानक से अथॉरिटीज़ के पास लेटर आता है कि ये ज़मीन जिस पे आप सड़क बना रहे हो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर किसी ज़मींदार को पैसे दिया गए ना तो वो इलीगल होगा। ये हुआ आंध्र प्रदेश में। पूरा गांव जो है वो सारे रेलवे स्टेशन जिन पे भी मजारे बन रहे सब वक्फ। अच्छा हाँ, देखो ये क्या है, रेल की पटरी के बीच भी। अब जरा अमेंडमेंट्स पे बात करते हैं। उससे पहले ये वाला केस सुनिए जो आप बता रहे हो ना, मज़ार वाला। एक होता है वक्फ बाय यूज, कागज पे, एक होता है वक्फ बाय यूज। वक्फ बाय यूज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी अब्दुल को अब लगता है भाई कि यहाँ पर ज़्यादातर मज़ारें कैसे बनती हैं, सीमेंट के, उसके अंदर कुछ नहीं होता ना, बस आपको सीमेंट की मज़ार बनानी है, उसके अंदर कुछ हो ना हो, चाहे साला घास फूस भर दो, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद वो वक्फ बाय यूज हो जाएगा, क्योंकि ये यूज हो रहा है एज अ इस्लामिक थिंग, तो वो वक्फ बाय यूज हो जाएगा। अब आ जाते हैं, मतलब इसी तरीके से इन्होंने, अब जैसे उत्तराखंड में पूरा मुद्दा चला था, 300 मज़ारें तोड़ी, यहाँ वो इतने मज़ारों का पूरा मुद्दा चला था, वो ऐसे ही किया इन्होंने, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाता है थोड़े दिनों में। तो इन्होंने इस तरीके से कब्जा किया है पूरे दिल्ली में फ्लाईओवर के ऊपर एक आदमी, फ्लाईओवर के ऊपर, अरे भाई दिल्ली फ्लाईओवर वाला मसला अलग था, वो मजार पहले नीचे थी, वो पता अब फ्लाईओवर बन गया तो भाई ऊपर बना दी, गाड़ी ऊपर जाएगी ज्यादा, तो भीख उधर भीख वहां मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, वो मुर्दा ऊपर आ गया। तो वो जो है आत्मा को कैद कर लिया ना इधर, तो उनमें पुनर्जन्म का तो है ना, तो आत्मा ही साला कैप्चर कर लिया इसमें। हाँ। तो जी अब चलो अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। अमेंडमेंट्स में जितना मैं पढ़ पाया हूँ उसमें आई थिंक 40 अमेंडमेंट्स हैं। मेन पे बात करते हैं। मेन में एक बड़ी अमेंडमेंट ये है कि अब अगर ये पास हो जाता है कुछ दिनों में, तो वक्फ जो है अपने आप किसी भूमि को वक्फ की भूमि डिक्लेयर नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी के पास जाना पड़ेगा, डीसी को बताना पड़ेगा ये भूमि हमारी है, डीसी फिर उसका पड़ताल करेगा, उससे कहेगा कागज दिखाओ। कागज तो दिखाना पड़ेगा, कागज तो बकरी खा गई कागज, वही निकाल रहे थे पीछे से। उसके बाद डीसी जो होगा वो रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट को आगे भेजेगा, तब जाकर ये पूरा काम होगा। अब या तो उसको डीसी को खरीदना पड़ेगा, वो डीसी भी नहीं खरीद सकते, रीजन बीइंग कि डीसी को रिपोर्ट बनाना, कागज तो दिखाना ही प्रमाण पड़ेगा, लगाने हैं, नहीं डीसी की लंका लग जाएगी अगर वो प्रमाण गलत। ऐसी कैसे लंका लगा रहे हो बे, गंदे गंदे इशारे करके। ठीक है, तो दूसरा इसमें इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं से बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि आपने आज तक जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लिया है वो छोड़ दो भैया, वो आपकी नहीं रहेंगी। स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट की जमीनें निर्धारित हैं कि भाई ये हमारी जमीनें हैं। गवर्नमेंट ने बोला ये वक्फ बाय यूज गवर्नमेंट का हो गया, तो हम यूज कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से ये दूसरी चीज़ होगी।
भविष्य में आप किसी गवर्नमेंट की ज़मीन को क्लेम भी नहीं कर सकते। आपने अभी तक कर लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट और ये जो भी हुए, ठीक है, रेलवे की प्रॉपर्टी, आगे से आप क्लेम भी नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़ ये वक्फ बाय यूज़। वक्फ बाय यूज़ का क्या है कि वक्फ बाय यूज़ अब अबॉलिश है। ये होगा ही नहीं। हाँ, वक्फ बाय यूज़ अबॉलिश कर दिया गया है और आपको वक्फ बाय डीड ही माना जाएगा। अगर आपके पास कागज हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो सारी बड़ी बड़ी मेन समस्याएं वो काउंटर हो जाती हैं। एक इसमें हाँ, एक चीज़ इसमें ये आ जाती है कि वो कोर्ट वाला मामला। तो कोर्ट वाले मामले में पहले क्या होता था कि आपको वक्फ के पास जाना है, मतलब किसी अर्जुन को पता चलता भाई मेरी तो गई ज़मीन, 6 महीने में पता चल गया मान लो उसे, तो वो वक्फ के पास जाएगा ट्रिब्यूनल कोर्ट पे, वहाँ पर दलील देगा, वहाँ से उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो आगे कोर्ट में नहीं जा सकता, वो फाइनल डिसीजन। अब क्या है, आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हो आगे की कोर्ट्स में। ठीक है, तो नहीं, अर्जुन की जमीन में एक और था, एक टाइम फ्रेम है, तब तक अगर आपने अपील नहीं किया, एक साल और दूसरे पक्ष पे ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो आपको इन्फॉर्म करे। राइट नोटिस की कोई कुछ नहीं, चुपके से कर दिया गया, यहाँ पे कागज बन रहा है भाई। अब क्या है, इसमें ये नोटिफिकेशन वाली बात पे भी आते हैं। तो अब जो ये नया वक्फ बिल आया है 2024 का, इसके अंदर कोई ज़मीन ऐसी पाई जाती है जो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लगता है कि हाँ ये वक्फ की हो सकती है, तो वो रिपोर्ट बना रहा है। पैरेलली जो अथॉरिटीज़ हैं वो अखबारों में इश्तिहार निकलवाएगी। दो डेली अखबार हैं ऐसे, एक लोकल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, एक अंग्रेजी या हिंदी, जो भी वहाँ पर चलती हो, प्रचलित भाषा हो, उन भाषाओं में 2 अखबारों में इश्तिहार निकलवाए जाएंगे, विज्ञापन निकाले जाएंगे और 90 दिन का टाइम पीरियड लिया जाएगा ताकि उस व्यक्ति को जिसकी ज़मीन है उसको पता चल सके। ठीक है, और उसके पास नोटिफिकेशन की भी आई थिंक इसमें प्रावधान है कि उसके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। ठीक है, अब क्या होता था पहले, एक गांव की, वो जो 1500 साल पुराना मंदिर जिस गांव में था, उसमें एक व्यक्ति था बेचारा, वो अपने घर में हो सकता है बेटी की शादी के लिए ज़मीन बेच रहा हो, 1.2 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ गया, अथॉरिटीज़ के जी ज़मीन बेचनी है, कहता वो NOC ले आओ वक्फ बोर्ड से NOC ले आओ। वक्फ क्या होता है? वक्फ नहीं पता उस बेचारे को। तो ये केसेस हो रहे थे। तो उसमें क्या था, अब जैसे आरफा खान और शेरवानी जैसे जो लोग हैं उनके ट्वीट देखो, वो इस चीज़ से सुलगी पड़ी है कि भाई इसमें आप विमेन को ले रहे हो, वक्फ बोर्ड में विमेन होगी। उससे आर पार की सुलग गई कि यार हम लोग तो बाहर से ऐसे करके फोटो खिंचाते थे। जामा मस्जिद देख रहे मित्रों, बाहर से आहा, अब अंदर बैठेंगे। बताओ, थोड़ा फोटोशॉप कर देना फोटो को, मस्जिद पीछे से कर्वी हो जानी चाहिए। तो ये केस था। अब आई थिंक 2 नॉन मुस्लिम्स वो भी होंगे, वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में बैठेंगे अभी, ट्रिब्यूनल नहीं, वक्फ बोर्ड में होंगे। तो ये सारे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं इसमें। अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों से ये वक्फ के जितने भी मसले थे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आई थिंक अच्छा सोच समझ के इन्होंने बनाया है। पास कब होगा ये अगले सत्र में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोकसभा में तो अभी हो जाएगा, राज्यसभा में। यार ये जो 2 नॉन मुस्लिम वाला है ना, वो मुझे भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। सपाई को भी लगा था, सपा का एक सांसद था ना, उसने बोला कि यार आप भी तो सपाई हो, देवभूमि वाले तो होएगी उत्तराखंड के जो मंदिर हैं उसमें नहीं है, ये सब में है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक, मतलब मुझे भी नहीं, मुझे वक्फ लॉजिक मस्जिद क्या रहा मंदिर होगा अलग मुझे है। पता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगी, इस पे हल्ला होगा, बोलेगा अच्छा इसमें दिक्कत, ये हटा दो। हाँ, हमने चेंज कर दिया ये कहना। ये आप ठीक है, वेरी प्लान्ड। बता दो चीख के कांग्रेसियों को, बता दो कि ये ऐसे कर रखा है इन्होंने। और इसमें मतलब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं तो 240 जो सीटें आई है वो भी इन्होंने प्लानिंग के साथ कि ऐसा लगे नहीं कि यार कि जो है हमने जो है ईवीएम हैक कर लिया था। कर भी लो और नहीं भी करो, हैक किया है, कम सीट लाने के लिए किया है, समझे। इनका मुंह बंद करना है बस। हाँ तो 400 ही रही थी ना। और नहीं तो अयोध्या कैसे हार जाएंगे भाई, अयोध्या कैसे हार जाएंगे? अयोध्या तो हैक करके आ रही है बीजेपी।
जो बीजेपी है ना हमारा शो बंद करा देगी। हाँ, बोले तुम साले सब सारी बात सब बता देते हो तुम। तो राज्यसभा भेज दो, इतनी सीटें खाली हो रही हैं। सही बात है। देखो भाई विनेश फोगाट को भेजने की बात हो रही है। उसको तो भारत रत्न देने की बात हो रही है भाई। चलो भाई, अब विनेश फोगाट की बात हो ही गई है, तो विनेश फोगाट पे आ ही जाते हैं। मतलब पकड़ लिया भाई आपने। मैंने वक्फ भी पकड़ लिया था पिछली बार पूरा। मैं सारा जोड़ जोड़ के ही बोलता हूँ हमेशा से। एक बार मुझे टोका गया था, उसके बाद मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद जोड़ जोड़ के ही करूंगा। हाँ, कीवर्ड से कीवर्ड चलेगा। हाँ, तो विनेश फोगाट मतलब बहुत बढ़िया खेली। मतलब मेरे को तो मज़ा ही आ गया, एक एक मैच देखा मैंने और बिल्कुल ऐसे टकटकी बांध के बहुत बढ़िया खेली लड़की। और देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ सबको, स्पोर्ट्स अलग जगह है, राजनीति अलग जगह है। स्पोर्ट्स अगर कोई खेलेगा, देश के लिए खेलेगा, उतना ही प्रिय रहेगा चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो। देश के लिए अगर कोई खेल रहा है तो वो उतना ही प्रिय है, ठीक है। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसके ऊपर जो वो राजनीतिक टिप्पणी है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके आधार पर हमारी टिप्पणी आएगी। वो उसकी टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी है, ना कि उस प्लेयर के ऊपर, ठीक है। तो यहां से ये चीज सबसे पहले बेस क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बात करूं। अब यहां पे ये बना दिया गया, मतलब एक तो होता है हम तो बोलते थे तू देश विरोधी है, ये बोलने लगे तू विनेश विरोधी है। तो देश विरोधी का विनेश विरोधी इन्होंने बना दिया है अभी। तो अभी जो विनेश के साथ पूरी कंट्रोवर्सी हुई, सबसे पहले तो हम कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं भाई, कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। वेट वाली कंट्रोवर्सी क्या है, वेट 2.5 किलो बढ़ा था, 100 ग्राम बढ़ा था, 5 किलो बढ़ा था, क्या है वो कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आएंगे। तो भाई इसमें क्या है इस मुद्दे में, जैसे हम पेरिस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरिस ओलंपिक के अंदर या फिर किसी भी ओलंपिक के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स में आप ये कह लो कि कई लोग, चेतन भगत है क्या नाम है, वो कह रहा है कि भाई 100 ग्राम का क्या मतलब है, और ये इंडिगो फ्लाइट में कभी जाओ, हाँ 1 मिलीमीटर का क्या मतलब है। 1 मिलीमीटर से कोई धावक आगे निकल गया, वो कह दो दूसरा भी उसको भी जिता दो 1 मिलीमीटर। हाँ बोले सबको गोल्ड दे दो यार। आर्मी में भर्ती नहीं होती, हर जगह के नियम। भाला है, भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने, उसका 1 मिलीमीटर पीछे हो गया, उसे दे दो स्वर्ण पदक, ऐसा नहीं होता। तो ये ओलंपिक के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कोई भी रेसलर अगर वहाँ पर लड़ने जा रहा है तो उसकी फाइनल तक जाने तक उसकी 2 दिन की फाइट होती हैं, 4 फाइट होती हैं, वो 2 दिन के अंदर कवर की जाती हैं। दोनों दिन उसका भार नापा जाता है सुबह सुबह। अब सुबह सुबह जैसे ही भार नापा जाता है उसके बाद उसकी फाइट होती हैं, पूरे दिन 3 फाइट होती हैं, ठीक है। विनेश ने 3 फाइट किए हैं उस दिन, 49.9 ये उसका भार आया था पहले दिन सुबह सुबह। उसके बाद पहली फाइट की, दूसरी फाइट की, दोनों जीत गई। उसके बाद उसने एक मील ली है, क्योंकि एनर्जीज चाहिए भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और एक छोटी सी मील, छोटा ही बताया गया है मील। अब इस मील के कारण उसके बाद उसने तीसरी फाइट लड़ी और जीत गई। फिर वो अपने रूम वगैरह में गई है और वहाँ उसने सारा कुछ चेक किया है। वहाँ पर पता चला है कि जो वजन है वो 52 किलो 700 ग्राम ऐसा कुछ हो। 52 किलो 700 ग्राम, 2 किलो 700 ग्राम से वो एक्सेस है। हाँ, यानी कि टोटल मिला के 2 किलो 700 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम बढ़ गया, क्योंकि 49.9 था। वो मैं बताता हूँ, 2 किलो 800 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। अब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका बढ़ जाता है, ऐसे इस टाइप से बढ़ता है। पर विनेश के केस में ये थोड़ा सा, एक सेकंड में यहाँ पे बीच में रोकूंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं इस चीज़ के ऊपर। भाई लोग ये पूछते हैं कि 1 मील खाई थी, 2 रोटी खाई थी, या कुछ खाया था, जरा सा खाया था, उससे 2.5 किलो वेट बढ़ गया। भाई साहब देखो, ऐसा होता है, बॉडी, हर एक आदमी की बॉडी अलग होती है, ठीक है। और बॉडी का ऐसा होता है कि कई बार आप फाइट जीते हो, आप खुशी है, केवल खुशी खुशी में ही आपका वेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म उस तरीके से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। बॉडी ऐसा होता है कि कई बार हवाई लग जाती है कि भाई आहा आनंद आ गया। आपका दिन के अंदर आप सुबह दोपहर शाम, आफ्टर वर्कआउट, प्री वर्कआउट, और पता नहीं खाना खाने के बाद, पहले सोने के उठने के बाद, इस टाइप से वजन चेक करोगे, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं। पर पॉइंट क्या था, विनेश का बढ़ गया था 2 किलो 700 ग्राम वेट। अब क्या होता है कि
जो रेसलर्स होते हैं उनको फिर वो कम करना है, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह सुबह वेट करना है उन्हें, ठीक है। तो अब इसको 2 किलो 700 ग्राम घटाना है। वो कैसे घटाए? तो उसके तरीके अपनाए गए कि भाई उसको एक सोना होता है जिसके अंदर वो उसको रैप कर देते हैं और वो पूरी तरीके से पसीना निकालते हैं अच्छे से। पूरी रात ऐसा किया गया है, वो प्रोसेस फॉलो किया गया है। इसके साथ इसका विनेश का डिहाइड्रेट किया गया है। कुछ खाया नहीं है उसने, एक टुकड़ा नहीं लिया, पानी नहीं लिया, वो एक्सरसाइज वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाल काटना, ड्रेस काटना, खून निकालना, हर चीज़ कर ली। अब इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि उसका वजन अब 100 ग्राम एक्सेस रह गया और टाइम खत्म हो गया। अब टाइम हो गया वहाँ पे जाने का, ठीक है। आपको अपना भार देना है अब ओलंपिक कमेटी को, हाँ, तो आपको देना है, तो वो टाइम आपका जो है वो टाइम ख़त्म हो गया, तो 100 ग्राम रह गया। अब वो वहाँ पर तुलने गई तो भाई 100 ग्राम ज़्यादा आया वेट। उन्होंने एक्सेस टाइम मांगा पर वो दिया नहीं गया, ठीक है, और सीधा डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वो लड़की रजत पदक या स्वर्ण पदक जीतती वो अब लास्ट अंतिम पोजीशन पर हो गई, ठीक है। तो ये वहाँ पर लंदन में, ये पेरिस में हुआ है, ये पेरिस में हुआ है। पर अब ये जो इससे पहले पेरिस जाने से पहले की प्रक्रिया कि भैया 50 किलो में काहे खेली, 57 किलो की लड़की को 50 किलो में काहे खिलाया जबकि वो 53 किलो में खेलती है। इसका अब क्या है कि जैसे ये पहले बताया गया, ये पहले 50 में खेलती थी, पर जैसे जैसे एज बढ़ी तो वो फिर 53 किलोग्राम वर्ग में आ गई। 50 और 53 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। आज से 5 साल पहले विनेश फोगाट 50 किलो की रेंज में ही खेलती थी, फिर उसका वेट बढ़ा तो वो 53 किलो की रेंज में खेलने लगी। अब वापस से वो 50 में क्यों गई? हाँ, तो 57 किलो के आसपास उसका वेट नॉर्मल लाइफ में रहता है, जब वो खेल नहीं रही प्रैक्टिस में 57 किलो के आसपास रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, सारी चीज़ें हुई, जितना भी कुछ हुआ वो सब जानते हैं। उसके बाद 2023 में सितंबर के महीने में एशियन गेम्स थे। उससे पहले इसने रिपोर्ट किया विनेश ने कि मुझे चोट लग गई है, इंजर्ड है, ठीक है। उस पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें नहीं जाते। उस कारण से ये एशियन गेम्स में नहीं खेल पाई 53 किलोग्राम वर्ग में, और अंतिम पंघल जो थी वो वहाँ पर चली गई। उसने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया एशियन गेम्स में, और इस कारण से उसने भारत की जो पोजीशन थी पेरिस ओलंपिक में वो पक्की कर दी। अंतिम पंघल ने कोटा सिक्योर कर दिया 53 किलो का जाएगा इस बार में। अब क्या होता है, अब भारत का एक रेसलर जाएगा पेरिस ओलंपिक में 53 किलोग्राम वर्ग में, ये पक्का हो गया। अब क्या होता है कि अंतिम पंघल ने बुक, हाँ, वो अंतिम ने लड़के बुक किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि नेशनल गेम्स नहीं, नेशनल ट्रायल्स जो होते हैं वो होते हैं कुश्ती के। इसके अंदर विनेश फोगाट ने एक जिद कर दी वहाँ पे कि भाई मैं अपने ट्रायल जो है वो 2 वर्ग में दूंगी, एक 53 में, एक 50 में। नहीं, ये अगस्त में हुआ है, अगस्त में ही हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों वर्गों में मैं ट्रायल दूंगी, एक 53 में, एक 50 में। और इस कारण से जो 53 में खेलना था विनेश को, वो फाइट जो थी वो 2 घंटे डिले हुई, क्योंकि वहाँ पे वो बहस होती रही। तो ये जो रिपोर्ट हुआ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 2 घंटे के डिले के बाद जो फाइट होती है 53 किलोग्राम वर्ग की, वो 18 सेकंड में विनेश फोगाट हार जाती है। अब वो फाइट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो भाई उसमें कुछ एफर्ट ही नहीं दे रही है 18 सेकंड में, अदरवाइज, ठीक है। और वो लड़की उसको 10-0 से टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से हरा देती है। उसके बाद अगली फाइट होती है 50 किलोग्राम वर्ग में। 50 किलोग्राम वर्ग में वही विनेश दूसरी लड़की को जो 50 किलोग्राम वर्ग में थी उसको 10-0 से हरा देती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मैसेज गया, ये जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि 53 में क्यों नहीं खिलाया, 53 में क्यों नहीं खिलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल 53 में जो कोटा पक्का किया था वो अंतिम पंघल ने किया था। दूसरी चीज़, 53 में विनेश खुद हार गई थी, तो 50 में वो खेलने का उसने मन बना लिया था। अब प्रश्न ये आ सकता है कि 50 में खेलने का मन क्यों बनाया होगा। तो उसका एक मुझे ये रीज़न लगता है कि उसमें ना वेट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, पर 53 का रेसलर जब 50 वाले के साथ, तो जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, और आपने एक लंबा समय बिना ट्रेनिंग के कहीं और ट्रेनिंग दे रही थी। राइट। आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में यार इतने समय तुम कैसे बाहर रह सकते हो ट्रेनिंग से बाहर?
इम्पॉसिबल। कह रहे हो हम सड़क पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भाई सड़क पे ट्रेनिंग होती है। पे दंड बैठक हो सकती है, तो फिर 70 लाख का कोच कहा गया उसके साथ। तो ये मामला पूरा ये है कि हो सकता है, अब देखो भाई किसी के मन में झांक के हम नहीं देख सकते हैं, वो लड़ी भी अच्छा है वहाँ पर, उसने सारा अच्छा किया, पर क्या है ना कि 53 किलोग्राम वर्ग में जो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहा है व्यक्ति, वो जब 50 वाले के साथ करेगा उसकी स्ट्रेंथ ओवर पावर करती है उसे, और उसने वो फाइट में दिखता भी है। ये क्या था कि आपका गीता बबीता से जब बात हुई या फोगाट से जब बात हुई, पूरे परिवार से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने विनेश को कई बार बहुत समझाया है इस बारे में कि भाई तू 50 किलो की कैटेगरी में लड़, वहीं पे ही तू अब तक सारे पदक जीत के आई है, वहीं पे ही तू सबसे बढ़िया खेलती है। 53 किलो में जब से तू आई है तब से थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हुई है, तो इट इज़ बेटर दैट यू फाइट इन 50 kg कैटेगरी। पर पॉइंट पता क्या है, आपका एक एज के साथ थोड़ा वो वेट बढ़ना तय है। आप कैसे कंट्रोल करोगे भाई? 57-58 आपका रहता है, 53 आप कंट्रोल कर लोगे, 50 कंट्रोल करना तो बहुत भारी पड़ जाता है। आपकी बॉडी रिएक्ट उसी हिसाब से करती है, पहलवान कितनी एक्सरसाइज करता है बॉडी। मैंने विनेश पे एक लाइव किया था, उसमें मैंने जोकोविच का एक बायोग्राफी का हिस्सा छोटा सा है कि वो ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहा था जब वो अपने पीक पे साला अभी भी ओलंपिक मेडल लेके गया है भाई। वो बोला कि मैंने चॉकलेट मेरा इतना फेवरेट था और मैंने वर्षों से चॉकलेट सूंघा तक नहीं था उस टाइप का, और बोला कि फिर जब मैं विंबलडन जीता या कोई ग्रैंड स्लैम ही जीता था या चारों ग्रैंड स्लैम एक साथ होल्ड कर रहा था, फिर उसने सोचा कि अब चीट डे टाइप का कुछ होना चाहिए, तो बोला कि मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो ये सुन के हमें आपको लगेगा कम से कम एक किटकैट टाइप का तो खाएगा इतना चौड़ा, बोला एक टुकड़ा जीभ पे रखा और वो पिघल गया और मैं आनंद लेने लगा चॉकलेट के साथ। यार डेडिकेशन वो है, वेट मेंटेन करना है तुमको, लगातार हर दिन तुम्हें हिट करना है, इतना देर प्रैक्टिस करना ही है। आप इसमें जो है यू कैनॉट हैव, मतलब ठीक है पॉलिटिक्स करो ना, जब त्याग दो स्पोर्ट्स को, या उस तरह की चीज़ नहीं है। तो ये क्या कि सचिन तेंदुलकर जो है टेस्ट सीरीज से पहले बोले कि नहीं थोड़ा सा हम धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है टेनिस। बबीता आ गई ना पॉलिटिक्स में, हाँ, आ जाओ तुम लोग, हाँ, किसने मना किया? साइना नेहवाल आ गई, सब आ गई, और अब संन्यास ले लिया, अब कर लेना। हाँ हाँ, तो अभी मेरा प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि देश की बेटी विनेश फोगाट, देश की बेटी, और देश की बेटी को के अगेंस्ट आप ये बोल रहे हो कि वो वहाँ पे हार गई, वो ये हो गया वो हो गया, उसका आप साथ नहीं दे रहे हो, तो आप विनेश विरोधी आपको बनाया जा रहा है। यार सुशील का देश का बेटा नहीं था। वही मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। मेरा नंबर है बोलने का, आप बीच में इधर से आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, अच्छा नहीं। वो मैंने अपना पास किया ना उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आदमी 3 घंटे से बोल रहा था, मैंने देखा नहीं ना। 3 घंटे उसने बोला, फिर भी मैंने बोला चल तेरा शो है तू रह, बोल ले। हाँ, तो अभी जैसे साइना नेहवाल की बात हुई, तो साइना नेहवाल ने कहा कि विनेश 3 बार की ओलंपियन है और उसको पता होना चाहिए सपोजिटली कि क्या रूल्स हैं और मेंटेन रखना चाहिए उसके हिसाब से। तो साइना नेहवाल को बहुत गालियाँ पड़ी, ठीक है। क्या साइना नेहवाल देश की बेटी नहीं है? फिर बबीता फोगाट ने कहा कि मैं 2012 में एशियन चैंपियनशिप खेलने गई थी, मेरा वज़न जो था वो 200 ग्राम एक्सेस हो गया था, तो मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो बबीता फोगाट को भी बहुत सारी गालियाँ पड़ी। क्या बबीता फोगाट ने देश का नाम रोशन नहीं किया या वो देश की बेटी नहीं है? तीसरा, एक पुराना बयान, काफ़ी पुराना बयान मैरी कॉम का ये था और वो अभी वायरल हो रहा था, संदर्भ था क्योंकि, तो मैरी कॉम ने बताया था कि मैं पोलैंड में कोई वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी या कोई तो भी चैम्पियनशिप थी, पोलिश चैम्पियनशिप थी, जो भी थी, वो करने गई, वो खेलने गई वहाँ पे, और मेरा वज़न जो था वो एक्सेस आया था 2 किलो से। 4 घंटे रहते थे, 4 घंटे में मैंने इतनी स्किपिंग की कि 2 किलो वजन मैंने कम कर दिया। ये पुराना बयान है, अभी वायरल हो रहा था। तो लोगों ने मैरी कॉम को भी बहुत सारी गालियाँ दी। क्या मैरी कॉम देश की बेटी नहीं है? तो ये जो पॉलिटिक्स है कि एक तो देश की बेटी है, बाकी देश की बेटी कोई नहीं है, बाकी अगर हमारे विचार से अलग तुम्हारा विचार है तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये कौन सी बात है? फिर तो पॉलिटिक्स में तो हमारा भी हक है ना। ये साइना नेहवाल के बारे में हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि साइना नेहवाल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही इसने बीजेपी ज्वाइन की है,
शी हैज बिकम स्टूज, कड़वी हो गई है। स्टूज। यार उससे पहले तुमने सुना कब है उसको? ये कौन सी बात है? वो जो भी बोलेगी तुमको कड़वा ही लगेगा। अब इसमें एक बात है, भारत की बेटी और बेटा, ये तो तय हो गया, हम सब मानते हैं विनेश इज एन एक्सलेंट प्लेयर, प्लेयर अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उसने हमारे मानने न मानने से नहीं होगा, उसके घर में लगे हुए मेडल जो है वो इस बात का गवाह दे रहे हैं। भले वो गंगा में बहा रही थी, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं, जीतो। भारत के पदक तालिका से तुम्हारे मेडल डिलीट नहीं हो जाएंगे गंगा जी में, तुम बहा दोगे तो भी। तुम भारत का गौरव थी, तुम खुद मानो या ना मानो, तुम कल को कहीं और चले जाओ, कहीं और की नागरिकता ले लो, फिर भी वो मेडल भारत के नाम आए थे और भारत के ही नाम है। अब इंडिया अलायंस जो इसको लैप अप कर रहा है, उसका तो ऑब्वियस रीजन है कि पहलवान वाला इशू था, ब्रिजभूषण सिंह, ये सब थे। इंडिया अलायंस जो बोल रहा है कि भाजपा ने मदद नहीं की, मोदी ने वेइंग स्केल पे लात रख दिया, इस तरह का चल रहा है, सब है, कार्टून बन रहा है। इन लोगों ने, यहां तो ब्लैक एंड व्हाइट में रूल लिखा हुआ है कि भैया आपको 2 दिन वेइन करवाना है और उसमें एक्सेस होगा जो भी, आप डिस्क्वालीफाइड होगी। और इसी पर्टिकुलर ओलंपिक में 5 और रेसलर डिस्क्वालीफाई हुए। अब इसमें मोदी को जो है रफेल जो खरीदा है फ्रांस से, वही मोड़ करके मार देना चाहिए, तो इस तरह की बातें आई। इसमें तो न रेफरीशिप की बात है, ठीक है, ना आर्बिट्रेशन का, ना टेक्निकलिटीज के नाम पे, सब कुछ नहीं, रूल है, रूल के हिसाब से। बॉक्सिंग सबसे अधिक घटिया रेफरिंग के लिए एग्जैक्टली। और भारत के खिलाफ तो हो ही रहा है पिछले 2 ओलंपिक से। भारत क्योंकि उभर रहा है बॉक्सिंग सुपर पावर के रूप में, वो लगातार मतलब आ रहे थे मेडल, तो उसमें जो है चल रहा है। निशांत देव के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि उस दिन उसने ऐसा पेला है लौंडे को, क्या भाई साहब के लिए तो कोई नहीं आया, ये भी देश का और जब हाथ में वो हाथ जब रेफरी पकड़ के करते तो वो कॉन्फिडेंट था कि यार मेरा ही, मैं ही जीतूंगा। और अचानक से वो मैक्सिको वाला जो था उसका हाथ उठा दिया गया। मैक्सिको वाले का है साला मैं जीत गया, ऐसे करके है, तो ये उसके लिए तो नहीं आए आप। वहां पे तो एक्चुअल में बनता है कि वीडियो फुटेज है, आप इंडिपेंडेंट जजेस को बिठा करके फिर से एक बार करवा दो उसका आकलन। वहां उस बच्चे के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, विनेश के लिए खड़ा हो रहा है। कैजुअली नंबर भी मांगा जा रहा है, विनेश तुम अपना नंबर देना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। वो रवीश कह रहा है, रवीश पहला मैच जीतते के साथ ही नैरेटिव बनने लगा ना। पहला मैच वो ये था ना कि भाई मोदी को हरा दिया ना, वहां पे मोदी को हरा दिया। ट्वीट आए हैं, एक ने तो कहा कि मोदी अब इसको फोन करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि मोदी कब फोन करता है, जब आपका कैंपेन समाप्त हो गया, जीत गया। अब मोदी और ब्रो लीग मैच जीत गए ब्रो, रोना नहीं है, रोना नहीं है, जीत गए हैं, खुशी का आंसू मत रोए, ऐसे नहीं होता है। जब सब कुछ जीत हार तय हो जाता है, मेडल वुडल आया तो फोन करेगा। ऐसे में तो मोदी दिन भर बैठ करे, आज तो 5 चीजें किसको फोन करना यार, लेके वो अपना फोन पे ही लगा रहे। वो देखो कौन है, बजरंग पुनिया, वो देखो उसकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है भाई। वो जाके अजीत अंजुम वाले पे वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, कुछ भी षड्यंत्र नहीं है। अगले दिन तू हारी नहीं, तुझे हराया गया। उससे पहले पता नहीं किसी के शो पे कह रहा था, अब मेरे को ये देखना है कि मोदी कैसे फोन करेगा, फोन करके क्या बोलता है। मैं और तो वेट उसी कर का रहा ही हूँ। इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है कि महिलाओं का वजन इतनी जल्दी कम नहीं होता है। और ये भी बात आई थी कि जब सोना बात में बैठी थी उसको पसीना ही आना बंद हो गया था। बताओ यार एक लिमिट होती है पसीना बहाने की भी, आप साला खून तो थोड़े रोम छिद्रों से निकलने लगे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर कल विनेश फोगाट बीजेपी ज्वाइन कर लेगी तो सालों का इनका क्या होगा। अच्छा, तो मेरा ना यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज है। अभी इन्होंने बोला कि विनेश फोगाट भाजपा ज्वाइन कर ले तो ये पॉसिबल है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं बताता हूँ कैसे। विजेंद्र सिंह की तरह सुनो 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 पहले वो कांग्रेस जाए। सुनो सुनो क्या हुआ बेसिकली, मतलब अगर आप देखो जो ये बिना बात का बतंगड़ बना हुआ है ना कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन या फिर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो इसकी हेल्प नहीं कर रही है, मोदी हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या क्या चीजें करी हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो हुई है वो ये हुई है कि मोदी ने पीटी उषा जो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है उसको फोन किया, पीटी उषा जी को फोन किया और उनको कहा कि भाई जितनी भी चीजें तलाश सकते हो
उसको तलाशा जाए, जहां जहां जो जो चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहला काम जो भारतीय ओलंपिक संघ ने किया वो ये किया कि हाँ, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने सबसे पहला काम ये किया कि ओलंपिक कमेटी को ये बोला गया कि रिकंसिडर करो और इसको फाइनल खेलने दिया जाए, जो कि रिजेक्ट हो गया। दूसरा काम जो हुआ वो ये हुआ कि भारतीय ओलंपिक संघ ने एक स्पोर्ट्स के कोच ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, CS करके होता है, तो उनको एक उनके पास गए और उनको बोला गया कि भाई साहब देखो ऐसा है कि पहले दिन विनेश का वजन जो था वो 49 किलो 900 ग्राम था, वो बिल्कुल सही थी वेट के हिसाब से। उसने अपनी 3 फाइट्स लड़ी और तीनों की तीनों फाइट्स जो थी वो उसी दिन लड़ी गई थी और सही वेट कैटेगरी में थी। तो उसने अपना सिल्वर मेडल पहले दिन पक्का कर लिया था, तो विनेश को सिल्वर मेडल एटलीस्ट दिया जाना चाहिए, चाहे सेकंड डे में जब उसका वजन खराब हो गया तो उसको फाइनल में हारा हुआ डिक्लेयर कर दो, बट सिल्वर तो उसने पक्का कर लिया था तो उसको सिल्वर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका तो फाइनल मैच हो गया है और सिल्वर तो दे दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई जॉइंट सिल्वर भी दिया जा सकता है, तो जॉइंट सिल्वर दिया जाना चाहिए। उसके ऊपर जब हम अभी बात कर रहे हैं तो आज डिसीजन इसी समय के आसपास आना चाहिए, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। तो अगर वहाँ से सिल्वर मिल जाता है और ये देखते हैं कि भाई इतना काम किया है सरकार ने हमारे लिए, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और ये मेडल भी दिलवा दिया, तो फिर यार रावण ने बोला ना कि तूने अपने मामा के घर से दिया था ये पैसा, तो वही बात सरकार आएगी। मदद करेगी तो मोदी अपने घर से थोड़ी पैसा दे रहा है। वो वही बात आएगी। राहुल गांधी अगर करते तो वो अपने घर से कर रहे होते हैं। नेहरू जी ने अपने बाप के पैसे सड़कें बनवाई थी, IITs बनवाए थे जिसका नाम लिया जाता है, लेकिन मोदी अगर फैसिलिटेट कर रहा है कोई चीज़ को, मोदी अगर मतलब जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहाँ तक आउट ऑफ द वे जा करके वीज़ा दिलवाना हो या जो भी करना हो, ये सब करो। मोदी का क्या था यार, ये तो इस तरह का स्टेटमेंट दे के गई है ना कि मेरी ड्रिंक्स में जो है डोप मिला देगा, दवाई मिला करके मुझे पिला दिया जाएगा। तुम इस तरह का स्टेटमेंट दे के गई, फिर भी डोपिंग में तो नहीं फंसी ना, तुम्हारा वजन बढ़ा, और वजन कंट्रोल करना केवल और केवल एथलीट की जिम्मेदारी है, उसके न्यूट्रिशनिस्ट्स की, उसके डाइटिशियन की और उसके कोच की। और यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी जाए कि उसका न्यूट्रिशनिस्ट उसने खुद चुना था, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ ने या फिर भारतीय रेसलिंग संघ ने नहीं दिया था। ठीक है, जो कोच था वो उसने खुद ने चुना था, वो भी रेसलिंग संघ ने नहीं दिया था। जो उसका डाइटिशियन था खुद चुना था। तो सारी चीजें उसने, सब चीज का खर्चा सरकार ने दिया था। उसकी, हाँ, सब चीजों का खर्चा सरकार ने दिया था। और उसने पर्सनल कोच मांगा और बुडापेस्ट में अपनी कोचिंग के लिए स्थान मांगा, वो भी दिया गया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ बुडापेस्ट में वो कहाँ सड़कों पे ही कर रही थी या मतलब कुछ स्टेडियम टाइप का था? अरे भाई पैसे गए हैं, अब उस चीज पे विवाद चल रहा है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नया मुद्दा बन गया है अब कि पैसे की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब। क्यों नहीं, मेरे को ये बताओ क्यों ना करें पैसों की बात, जब राजपाल सिंह जो भारत का कप्तान था हॉकी का 2011 में कहता है कि भाई हमारे पास जूते नहीं थे, हमारी सब स्टैंडर्ड ड्रेस आती है पहनने के लिए। तो आज जब इनको 470 करोड़ एथलीट्स के ऊपर लगाया जा रहा है तो क्यों बात ना करें, ताकि आपकी कलाई ना खुले उससे। और मैं तो वो मेडल मूवी देख रहा था अजय देवगन वाली, उस टाइम पे तो मना ही कर दिया गया था कि हम भेजेंगे भी नहीं। मैदान थी वो, उसमें तो यही दिखाया गया था कि इन्होंने तो सरकारों ने मना कर दी, तो उन्होंने बेचारों ने कहा कि यार तुम टिकट करवा दो बस। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी तक नहीं गया था, वो बेचारे टूटे फूटे जो पड़े थे, इन्होंने 10-10 से ही अपने खेल खेले हैं। उससे बड़ी बात कि जिसके खिलाफ उसने ये पूरा प्रोटेस्ट किया था उस बंदे को टिकट नहीं दिया गया है। तो आप ये तो देखो ना कि उस पर चाहे भले ही केस आपने सिद्ध नहीं कर पाए, फिर भी उसको टिकट नहीं दिया गया, उसको अध्यक्ष पद से हटाया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाया। आपने जितना पैसा मांगा, जो कोच मांगा, जो न्यूट्रिशंस मांगे, वो सब कुछ आपको दिया गया। फिर आपके हारने के बाद या बाहर निकाले जाने के बाद में आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज तक हुआ है किसी सरकार की तरफ से ऐसा? और फिर कहते हो आपने घर से नहीं दिया है। तो भाई मेरे बात सुनो, अगर सरकार चाहती, जिस तरीके से सरकार को बदनाम किया
और इन्होंने कहा था न्यू ईयर निचोड़ देंगे मोदी को तो हम, है ना। अगर मोदी चाहता तो भाई साहब इन पे कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे, बाहर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं यार। वीजा नहीं दिलवाते अब ये उनको, बताओ, टॉप से निकाल सकते थे तो टॉप तो इन्हीं का ही है ना, कर देते। तो वो काम कर देते हैं। खेल मंत्री इन्हीं का ही है, सारा कुछ इन्हीं का। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि बिना प्रेजुडिस के गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो बिना प्रेजुडिस के, बिना पूर्वाग्रह। ये लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 1% भी प्रेजुडिस नहीं दिखाया है। नहीं तो हमने देखा है कि सरकार जब प्रेजुडिस करती है स्पोर्ट्समैन के साथ तो बर्बाद कर देती है उसे। वो ईंट ढो रहे होते हैं फिर। यार इतने लंबे समय से खाली क्रिकेट क्यों बूम कर रहा है इस देश में, और जब मोदी आता है तभी बाकी स्पोर्ट्स उस तरह से, स्पोर्टिंग कल्चर जो है धीरे धीरे, खैर इसमें टाइम लगेगा। प्राथमिक शिक्षा आप सुधारो तो स्पोर्टिंग कल्चर अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन वही है कि पैसा कौन, 470 करोड़ रुपया, और उधर अरशद नदीम जाके भाला फेंक आया, मतलब 1400 रुपये में। जो भी है। तो एक है कि रैंक पाकिस्तान का हमसे ऊपर है आज के डेट में। अब पता नहीं कोई खिलाड़ी जो है अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं है, मुक्काबाजी या कुछ में कुछ है। भी नहीं है। अब एक ब्रॉन्ज और आ सकता है बस। हाँ, वो लड़का कुश्ती में अमन है ना, अमन सहरावत, वो ब्रॉन्ज लेके आएगा। वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेके आएगा वो। बट गोल्फ में तो चल रहा था गोल्फ में वो अदिति अशोक 14वें नंबर पे है और डागर जो है वो 13वें नंबर पे है, और सिल्वर पे चल रही थी डागर। डिजास्टर ही गया है ये ओलंपिक। मतलब इस बार हमने 6 मेडल, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारे लिए ओलंपिक शुरू होता था जब ये रेसलिंग वाले आते थे। अभी हमने पूरा ओलंपिक वैसे देखा है। आपके 6 मेडल ऐसे गए हैं जो 4 नंबर पे फिनिश हुए हैं, इधर इधर हो सकता था। तो आप दहाई के आंकड़े में तो आ सकते थे बड़े आराम से, बट वो थोड़ा अनलकी रहा, या फिर क्या है हाँ ठीक है, मतलब वो अनलकी कह लो। या अभी निशांत देव का अनलकी था, विनेश फोगाट का अनलकी था। हाँ, जिसके साथ कुछ उस तरह का हुआ है। निशांत देव गोल्ड लेके आता, विनेश फोगाट गोल्ड लेके आती। हाँ, मीरा भाई चानू ने जैसे बोला कि उनका 3rd डे था पीरियड्स का। अब ये सारी चीजें तो डिस्काउंट हम कर सकते हैं, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम अब पीटी उषा के बारे में पढ़ते थे बचपन में, 100वें सेकंड से भाई वो चौथी आई, बात खत्म है। वो मतलब हमें क्या है ना कि हम इतने उदासीन है ना स्पोर्टिंग कल्चर को लेकर के, कि हमें बाकी गेम में चौथा पोजीशन भी आना लगता है कि यार अच्छा, हम उपलब्धि के तौर पे देखते हैं। जबकि जो तीसरी पोजीशन है वो भी आपको एक तरीके से हारी हुई पोजीशन माननी चाहिए। भाई तुम गोल्ड, लक्ष्य गोल्ड का नहीं रख रहे हो, लक्ष्य तुम ओलंपिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड का रखो। यार आपने कल फील किया ना कि भाई नीरज का गोल्ड नहीं आया तो यार हारा हुआ सा लग रहा है। तो वो फील आप बाकी स्पोर्ट्स में नहीं करते हो। हॉकी में मेरे को लगा कि यार हार गए यार, दिक्कत हो गई यार, गोल्ड या सिल्वर आना चाहिए था यार। को मान ही नहीं सकते ना कि उस लेवल का, जबकि इंडिया तो हमेशा अच्छा खेला हॉकी में। ये जब एक्सपेक्टेशंस आएगी ना तो हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। हाँ, बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। और आप यार देखो 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है ये हैमिल्टन F1 का, 3 साल का था ना तब से गो कार्टिंग कर रहा था। वर्स्टैपेन वो 5 साल से 3 साल से वो भी गो कार्टिंग कर रहा है। या जो भी सचिन है, बैट कब उठाया था उसने, कब ये लगा हुआ है, और उसके लिए एम था कि यार कपिल देव ने जो है वर्ल्ड कप उठाया, मुझे वो करना है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन होता है। ये नहीं होता है कि एक दिन कॉलेज के बाद याद करें, 12th के बाद याद आया या ग्रेजुएशन के बाद आया, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूं। हाँ, या मैं खेल सकता हूँ। ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। खेल तो सकते ही हो आप, सही बात है, पर अपने घर पे खेल सकते पर आप वो compete नहीं, उनसे compete नहीं कर पाओगे जो 2 साल से खेल रहे हैं। यार मेंटल कंडीशनिंग जो होती है ना वो जन्म से रहती है। वो 3 साल का बच्चा है ना, उसका श्योर रहता है मुझे वहां जाना है, वहां जाने के लिए मुझे क्या खाना है। वो सेक्रीफाइसेस 3 साल 5 साल की आयु से जो है आरंभ हो जाता है। तो उसको आप ऐसे मैच नहीं कर सकते कि 4th आया तो हम जो है, नहीं, हमें हार्श होना पड़ेगा। हार्श जब तक हम क्रिटिसिज्म नहीं करें। प्रकाश पादुकोण ने कितनी अच्छी बात बोली कि नाउ यू हैव नथिंग टू से, कुछ नहीं। साला इतना 100 करोड़ तुम पे खर्चा हुआ, तुम 4th आ रहे हो, तुम ये कर रहे हो, टैटू बनवाओ, कुछ भी करो, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम बढ़िया खेल रहे, हमें चाहिए गोल्ड। नहीं ला रहे हो तो तुम्हारी क्रिटिसिज्म होगी, तुम्हारे पुतले जलाए जाने चाहिए। तो प्रकाश पादुकोण की जिस स्पोर्ट में गर्वित 1 पैसा सरकार का नहीं जाता है,
वो जब हार के आते हैं ना, मुंह छुपा के आते हैं क्रिकेटर्स, छुप छुप के, उनके पुतले जलते हैं, उनके घर पे हमले होते हैं। क्यों? एक्सपेक्टेशन है, हमारा पैसा नहीं जा रहा है, फिर भी हम देखते हैं यार हम वर्ल्ड चैंपियन है। अब बताओ साला श्रीलंका से हार गया, श्रीलंका से हार 27 साल के बाद अब श्रीलंका। धोनी का वो याद है, धोनी अपने घर जा रहा था रांची में, उसके पुतले जल रहे थे। और धोनी को आज मतलब आप धोनी को धो भी बोल दो ना, चू भी कर दो, उसके आगे दंगे हो जाएं ऐसा, और उसके पुतले जले। तमिलनाडु वाले तो भाई साहब यहीं आके मारेंगे। नहीं तो उसने देखो वो लेजेंड है हमारा, और उसकी पर उस टाइम पे जब वो खेल रहा था तो क्रिटिसिज्म भी खूब किया गया है, जब करना चाहिए था। मोहम्मद कैफ का हमें पता है, उसका घर पूरा काला पोत दिया गया था, और मतलब बहुत विरोध हुआ था उन सब लोगों का, जहीर खान का हुआ गंभीर। एक्सपेक्टेशंस जो है हमें रखना चाहिए, और हमें हार्श भी होना चाहिए जब हारते हैं। आप ये सब नहीं कि नहीं नहीं दिल जीत लिया, नहीं भाई, दिल जीतने से वहाँ मेडल नहीं। उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक एक टैक्स पेयर के पैसे का, बात खत्म। ये जो आर्गुमेंट आता ना कि क्या मोदी अपने बाप के पैसे उड़ाए, इस टाइप, नहीं भाई, हमारे बाप के मैंने टैक्स दिया उतना भाई, मैंने टैक्स दिया है, हमारा पैसा है, एंड वी आर ओके विथ इट कि मोदी ने दिया है, वी हैव ऑथराइज्ड हिम टू डू दैट। और जो ये बात कह रहा है ना संसद में खड़ा होगा, उसने टैक्स नहीं दिया। हाँ, कुछ चुनाव जो है चंदे पे लड़ा है, तुम बता रहे हो हमें। हाँ, तो आई थिंक इसको समाप्त करते हैं। विनेश वाले टॉपिक में ही हमने ओलंपिक के परफॉर्मेंस को भी डिस्कस कर लिया है, तो टॉपिक्स हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। होप आपको चीज़ें बहुत हद तक समझ में आई हों। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट लिखना, कोशिश करेंगे कमेंट में ही हम उसका उत्तर दे दें। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दोनों भाइयों का जो चैनल है, उनके सिर के ऊपर आप देखिएगा तो इनका कोड जो है यहाँ पे लगा हुआ होगा, और इस कोड के थ्रू आप इनके चैनल्स पर जा सकते हैं। एक के चैनल का नाम है अजीत भारती और दूसरे के चैनल का नाम है सत्य सनातन। तो आप प्लीज़ इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो, वैसे तो कर ही रखा होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।